दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको एक इंटरव्यू दिखाते हैं और एक शख्सियत से मिलाते हैं। आप शायद यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि अभिनव बिंद्रा टास्क फोर्स में जो बातें कही गई हैं, जिस कैपेसिटी बिल्डिंग की बात कही गई है, जिस ट्रेनिंग और ऑडिट की बात कही गई है, उस रिपोर्ट को जिस आधार पर बनाया गया वह हमारे देश में पहले से मौजूद है। लेकिन दुख की बात है कि इसे कुछ व्यक्ति अपने लेवल पर ही चला रहे हैं, क्योंकि इस ट्रेनिंग को किसी तरह की मान्यता नहीं है, इसलिए ज्यादातर लोग इसमें रुचि नहीं लेते हैं। इस रिपोर्ट में भी सर्टिफिकेशन की बात कही गई है। जब इस ट्रेनिंग को सरकारी मान्यता मिलेगी तभी लोग इसमें दिलचस्पी भी लेने लगेंगे। आज हम जिस शख्सियत का इंटरव्यू कर रहे हैं वह आईओसी की तरफ से भारत में एएसएमसी यानी एडवांस स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कोर्स की डायरेक्टर हैं और इंटरनेशनल ओलंपिक एकेडमी की फैकल्टी हैं, जो कि इंटरनेशनल ओलंपिक एकेडमी ग्रीस और अन्य जगहों पर इंटरनेशनल ओलंपिक एकेडमी की तरफ से और कमेटी की तरफ से ट्रेनिंग देती हैं। इसके अलावा ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम की कोऑर्डिनेटर भी हैं। इनका नाम है डॉक्टर प्रोफेसर बेनू गुप्ता। इस इंटरव्यू में कुछ चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं और मुझे लगता है कि यह पूरा इंटरव्यू खेल मंत्रालय, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सभी स्पोर्ट्स फेडरेशन से लेकर सभी कोच और खिलाड़ियों को देखना चाहिए। इंटरव्यू शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि इसमें कुछ लोगों को कुछ बातें बुरी लग सकती हैं, लेकिन मैं पहले ही साफ कर देना चाहूंगा कि किसी को भी ब्लेम करने की हमारी कोई मंशा नहीं है, बल्कि हम अपने देश में सिस्टम की कमियों को उजागर करना चाहते हैं। हम बताना चाहते हैं कि अभिनव बिंद्रा रिपोर्ट में जो बातें कही गई हैं वह एकदम सही हैं, लेकिन वह सब हमारी अपनी कमियों और अपनी खामियों का नतीजा है, जिसे ठीक किए जाने की जरूरत है। चलिए आपको दिखाते हैं बेनू गुप्ता के साथ यह इंटरव्यू। कि पिछले कई सालों से तो हमारी नेशनल ओलंपिक एकेडमी डिफंक्ट है, काम ही नहीं कर रही है। ठीक है। अगर आप उनको स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन में लेकर आ रहे हैं एंड दे डू नॉट नो IAS फुल फॉर्म फॉर द स्पोर्ट्स, आई एम सॉरी आई एम टॉकिंग लाइक दैट, बट हाउ विल दे एग्जीक्यूट इट? तो हमारे देश में आपने ऐसी कोशिश क्यों नहीं की इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के माध्यम से कि वो ट्रेनिंग यहाँ पे हम दे पाते? और आज जो टास्क फोर्स ने कमियां गिनाई है रिपोर्ट में, शायद वो इस 15 साल में तो हम कहीं के कहीं पहुंच गए। आई एम सॉरी टू से बट दिस इज अ फैक्ट, एंड जिसको कहते हैं कटु सत्य है पर सत्य है कि हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, स्पोर्ट्स को जो एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, जो मैनेज करते हैं, वो लोग खिलाड़ी प्रवृत्ति के नहीं, उनका बैकग्राउंड खिलाड़ी वाला नहीं है। स्पोर्ट्स गया, आई एम सॉरी टू से, स्पोर्ट्स गया भाड़ में। और जब स्पोर्ट्स की बात आएगी तब फिजिकल एजुकेशन टीचर हमारे यहाँ पर कुछ करता ही नहीं, उसको आता ही नहीं है, करवाना ही नहीं चाहता उसको। आज बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, उसमें बहुत सारे क्या लगभग मेरे को लगता है शायद 80-90% लोग ऐसे होंगे जिनकी स्पोर्ट्स बैकग्राउंड ही नहीं। जी बिल्कुल। और वो लोग आके स्पोर्ट्स को चला रहे हैं और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम दुनिया में जो आज मोदी जी सपना देख रहे हैं कि टॉप 10 में खड़े हों और टॉप 10 में आने के बाद हम मेडल्स लेके आए, 20, 25, 50 मेडल लेके आए। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बेनू, जो इंटरनेशनल ओलंपिक एकेडमी से जुड़ी हैं। एग्जैक्टली क्या डेजिग्नेशन है और ये वहां पे क्या काम करती हैं? और कैपेसिटी बिल्डिंग में आपको बता दूं कि पिछले कई महीने से हम इनसे कांटेक्ट में थे और इसी सब्जेक्ट पर हम कई बार डिस्कशन कर चुके हैं और हमारी ये भी बात हुई थी कि हम इस टॉपिक पर जो है वो वीडियो लेके आएंगे, इनसे चर्चा करेंगे। ये चांस की बात है, कोइंसिडेंस कह सकते हैं कि टास्क फोर्स की उसी टॉपिक पर रिपोर्ट आई है। तो डॉक्टर बेनू, पहले तो आपका स्वागत है खेलो इंडिया न्यूज पर और आपने समय दिया। पहले तो हम जानना चाहेंगे, थोड़ा सा दर्शकों को बताइएगा कि एग्जैक्टली जो इंटरनेशनल ओलंपिक एकेडमी के साथ आप जुड़ी हैं, एग्जैक्टली आपका वहाँ डेजिग्नेशन क्या है और वहाँ आप क्या करती हैं, और इंटरनेशनल ओलंपिक एकेडमी जो है उसका काम क्या है? जी नमस्कार, मैं प्रोफेसर बेनू गुप्ता, वैसे मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के किरोड़ीमल कॉलेज में प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज में हूँ। Being a person from physical education,
मैं इंटरनेशनल ओलंपिक एकेडमी से बहुत ही एक इंटरेस्टिंग वे में जुड़ी थी। पहले एज अ पार्टिसिपेंट गई थी वहाँ पर उसके बाद उन्होंने मुझे एज अ रिसोर्स पर्सन बुलाना शुरू किया। सो वहाँ पर मैं जिन सेशंस को, वहाँ डिफरेंट सेशंस होते हैं एक्चुअली इंटरनेशनल ओलंपिक एकेडमी में, जो ऑल ओवर वर्ल्ड की जितनी भी इंडियन जैसे हमारी इंडियन ओलंपिक एकेडमी है, हर देश की एक नेशनल ओलंपिक एकेडमी होती है, तो उन सभी एकेडमीज के डायरेक्टर्स का एक सेशन होता है वहाँ पर, जो हर साल किया जाता है, जो कि IOC का जो भी मिशन होता है, UN का जो भी मिशन होता है, उसको स्पोर्ट्स और खेलों के माध्यम से हम कैसे जन जन तक पहुंचा सकते हैं, उन सब चीज़ों के लिए ट्रेन किया जाता है, अवगत कराया जाता है उनको। तो वो डायरेक्टर्स का सेशन होता है। फिर यंग पार्टिसिपेंट सेशन होता है, जिसके अंतर्गत जो ओलंपिक पार्टिसिपेंट्स हैं या ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, या फिर आप कह लीजिए कि जो यंग ब्रिगेड जिसको हम कहें कि आने वाली जनरेशन्स हैं, उनके आइडेंटिफाइड लोगों को ट्रेंड किया जाता है कि वो किस तरह से अपनी सोसाइटी को, अपने देश के स्पोर्ट्स को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, कैसे उनको टेक्निकल सपोर्ट दे सकते हैं। वो सारी चीजें यंग पार्टिसिपेंट सेशन में कराई जाती हैं। उसके अतिरिक्त वहां पर एक एजुकेटर सेशन होता है। देन वहां पर पोस्ट ग्रेजुएट सेमिनार है जो 1 मंथ का पूरा होता है, कि जो एस्पिरेंट्स हैं जो रिसर्च में जाना चाहते हैं रिलेटेड टू स्पोर्ट्स, उनके लिए क्या क्या अपकमिंग टॉपिक्स हो सकते हैं लेटेस्ट, किन चीजों के द्वारा ज्यादा अच्छा रिजल्ट आ सकता है, कैसे वो परफॉर्मेंस एनहांसमेंट में हेल्प कर सकते हैं, स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प कर सकते हैं अपनी कंट्री में, किस तरह से डाटा बेस्ड काम किया जाए इस फील्ड के अंदर, वो उस PG सेमिनार में, पोस्ट ग्रेजुएट सेमिनार में कराया जाता है। उसके अतिरिक्त जो IOA ग्रीस है, इंटरनेशनल ओलंपिक एकेडमी ग्रीस में सिचुएटेड है, वो फिलिपिड यूनिवर्सिटी के कोऑर्डिनेशन में एक पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम करती है, विच इज अ पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री विच इज बीन अवॉर्डेड बाय फिलिपिड यूनिवर्सिटी। उसके अंतर्गत दैट इज अ एंटायर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री विच टेल्स यू अबाउट स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन, जो हम लोग इंडिया में शायद स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में कुछ हिस्सा उसका ले आते हैं, मास्टर्स ऑफ फिजिकल साइंसेस, फिजिकल एजुकेशन या फिजिकल साइंसेस में जो हम लेकर स्पोर्ट्स साइंसेस में लेकर आते हैं, उसके अंतर्गत हम कुछ हिस्सा उसका लेकर आते हैं। पर उस प्रोग्राम के अंदर विद्यार्थी को तैयार किया जाता है इन डेप्थ स्टडी अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स अप टू ओलंपिक लेवल एंड हाउ टू एनहांस द परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट भी उसके अंदर पूरा होता है, एंड रिसर्च बेस उनको काम कराया जाता है कि वो पहले अपने सेमेस्टर्स हैं उसके अंदर, उन सेमेस्टर्स में उनको जब केस स्टडीज दी जाती हैं कि आप किसी पर्टिकुलर कंट्री को या किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर रिसर्च करेंगे, फिर वो सबमिशन करते हैं, उसके बाद उनके डेजिटेशन के बाद डिग्री प्रोवाइड की जाती है। उसमें IOA जो इंटरनेशनल ओलंपिक एकेडमी है, वहां पे आपका क्या रोल, क्या है, क्या डेजिग्नेशन है, रिसोर्स पर्सन है, क्या है? आई एम लेक्चरर ओवर देयर, विजिटिंग लेक्चरर ओवर देयर। ओके जी। तो ये एकेडमी जो है, जैसे आपने कहा कि हर एक कंट्री में ये ट्रेनिंग होती है जी, इंडिया में भी ऐसा कुछ होता है? मुझे ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन हमारी नेशनल ओलंपिक एकेडमी जो है उनमें से 2005 तक उन्होंने एक प्रोग्राम होता था, स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम सॉलिडारिटी कोर्स, वो जरूर कंडक्ट कराया। उसके अतिरिक्त हमारे कोई भी प्रोग्राम यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। मतलब पिछले 20 साल से जो है इंडिया में किसी तरह की कोई ट्रेनिंग नहीं, बल्कि पिछले कई सालों से तो हमारी नेशनल ओलंपिक एकेडमी डिफंक्ट है, काम ही नहीं कर रही है। हाँ, इतना जरूर है कि जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का जो ओलंपिक सॉलिडारिटी है, उसके अंडर भी काफी प्रोग्राम्स होते हैं। सो उन प्रोग्राम्स के लिए जो आइडेंटिफाई करके कैंडिडेट को भेजना होता है, वो हमारी NOC भेजती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल इन्होंने पीछे कोचेस के जो प्रोग्राम था वहाँ पर ओलंपिक सॉलिडारिटी ने जो किया था, वहाँ उन्होंने भेजा था। जो यंग पार्टिसिपेंट सेशन है उसके अंदर यंग पार्टिसिपेंट्स को ये रिकमेंड करके भेज देते हैं वहाँ पर। आपने बताया कि स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन की भी उसमें ट्रेनिंग होती है, एक पार्ट है स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन ट्रेनिंग, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हमारे जो प्लेयर्स हैं, जैसे मैं टास्क फोर्स की अगर बात करूं, जितना मैंने अभी पढ़ा है, पूरी अभी मैं भी नहीं पढ़ पाया हूं, तो उसमें कैपेसिटी बिल्डिंग की जो बात हो रही है, और जो हमारे प्लेयर्स हैं उनको पोस्ट रिटायरमेंट जो उनका फायदा लें, उनका एक्सपीरियंस का फायदा लें, या उनकी प्लेसमेंट हो, उनको उस टॉपिक पे कुछ ट्रेनिंग दी जाती है। जी बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया कि एक तो जो कोर्स है ना यंग पार्टिसिपेंट्स, वो एग्जैक्टली वही चीज है कि जो प्लेयर है वो अपनी
परफॉर्मेंस से रिटायरमेंट लेने के बाद हाउ ही और शी कैन कंट्रीब्यूट फर्दर, हाउ ही और शी कैन बी प्लेस्ड प्रॉपरली। एंड उसके अलावा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है विच इज बाय इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी डायरेक्टली करती है, जो एजुकेशन प्रोग्राम होते हैं आईओसी के, वो ओलंपिक सॉलिडारिटी के अंडर होते हैं या आईओए इंटरनेशनल ओलंपिक एकेडमी के अंडर होते हैं। सो ओलंपिक सॉलिडारिटी के अंदर उन्होंने एक कार्यक्रम रखा है विच इज नोन एज एडवांस स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कोर्स, विच इज अ कोर्स of capacity building as well as work audit of the sports organization in any country. तो मैं टास्क फोर्स की रिपोर्ट की बात करूं तो जो आप बात कर रही हैं ये सारा का सारा जो है वो जितनी 170 पेज की रिपोर्ट है वो पूरी उसी के ऊपर आधारित है। बिल्कुल। आप कितने साल से इंटरनेशनल एकेडमी के साथ जुड़ी हैं? मैं 2011 से जुड़ी हुई हूँ। मतलब 15 साल हो गए ऑलमोस्ट। पहले तो मैं आप ही से पूछूंगा कि पिछले 15 साल में आपने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को क्यों अप्रोच नहीं किया? क्योंकि अगर आप रिसोर्स पर्सन है, आप वहां पे ट्रेनिंग देती हैं इंटरनेशनल में पूरी दुनिया के लोगों को, तो हमारे देश में आपने ऐसी कोशिश क्यों नहीं की इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के माध्यम से कि वो ट्रेनिंग यहाँ पे हम दे पाते? और आज जो टास्क फोर्स ने कमियां गिनाई है रिपोर्ट में, शायद वो इस 15 साल में तो हम कहीं के कहीं पहुंच। बिल्कुल सही कहा आपने। सर मैं आपको बताना चाहूंगी इस चीज के लिए, पहले तो आई एम द फर्स्ट इंडियन एंड सो फार द ओनली इंडियन हु हैज क्वालिफाइड एडवांस पोस्ट मैनेजमेंट कोर्स फ्रॉम आईओसी ग्रीस, आईओसी स्विट्जरलैंड। एंड वहां से मैं सर्टिफाइड हूँ डायरेक्टर उस चीज के लिए। आने के बाद मैंने प्रपोजल बनाया, प्रपोजल बना के मैंने अपनी एनओसी को दिया, देन सेक्रेटरी जनरल और जो प्रेसिडेंट थे उनको मैंने सबमिट किया था, वहां से अप्रूव होके वो गया आईओसी, वहां से उसका अप्रूवल हो गया, उसका फंड रिलीज हो गया, उसके मैनुअल्स जो होते हैं ट्रेनिंग के वो हमारी एनओसी में आ चुके थे। उसके बाद उसको एग्जीक्यूट नहीं करने दिया गया। ये लगभग कितने साल पुरानी बात? 2014 मतलब 11 साल जी। अगर ये हम उस टाइम शुरू कर चुके होते तो अब तक ये ऑलरेडी कवर हो चुका होता। तो ये शायद रिपोर्ट बनाने की नौबत नहीं आती जो टास्क फोर्स ने रिपोर्ट बनाई है। ये कैपेसिटी बिल्डिंग पे जो बात हो रही है शायद इसकी जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल। ये रिपोर्ट या कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करें, चलिए कैपेसिटी बिल्डिंग एक्चुअल में है क्या? पहले तो बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता होगा। देखिए लाइक फॉर एग्जांपल हमने कहा कि एक खिलाड़ी है, बहुत आउटस्टैंडिंग प्लेयर है, पर एनी प्लेयर कैन नॉट बी अ गुड कोच, कैन बी अ गुड कोच, कैन नॉट बी अ गुड कोच, दोनों ही परिस्थितियां होती हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग से तात्पर्य यह है कि एक व्यक्ति जिसके अंदर कोई एक खूबी है पर उसको हम किसी एक पर्टिकुलर टास्क को दे रहे हैं, द टास्क विच वी आर गिविंग टू दैट पर्सन शुड बी इन अ पोजिशन टू एग्जीक्यूट इट। उसको एडमिनिस्टर करने के लिए, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए उसके जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उनको वो समझ पाए, उस चीज की कैपेसिटी उनके अंदर डेवलप की जाए, उनकी कैपेबिलिटी को बढ़ाया जाए, दैट इज कैपेसिटी बिल्डिंग। एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ, आईएएस ऑफिसर्स हमारे जो होते हैं, दे आर द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स इन आवर कंट्री। जब उनको किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में भेजा जाता है तो उस डिपार्टमेंट की इनसाइट तो पता होनी चाहिए ना उनको। बिल्कुल ठीक है। अगर आप उनको स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन में लेकर आ रहे हैं and they do not know IAS full form for the sports. I'm sorry I'm talking like that, but how will they execute it? They have been a fitness freak because उनकी ट्रेनिंग में होता है कि you have to be fit. उनको पता है फिटनेस करना बहुत जरूरी है, पर स्पोर्ट्स को रन कैसे करना है ये वो तभी कर पाएंगे जब उनको उसकी इंसाइट पता होगी। वही एक प्लेयर जो है उसको आप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बिठा देते हैं, अगर वो एडमिनिस्ट्रेशन का ए नहीं जानता तो वो कैसे करेगा? तो उस खिलाड़ी को आपको एडमिनिस्ट्रेशन का बताना पड़ेगा। आईएएस जो है एडमिनिस्ट्रेटर्स बहुत अच्छे, उनको स्पोर्ट्स का बताना पड़ेगा, तभी वो जस्टिफाई कर पाएंगे। तो कैपेसिटी बिल्डिंग इज बेसिकली टू ट्रेन अ पर्सन, टू गिव अ स्किल्स टू देम, अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड दैट टास्क फॉर विच दे आर गोइंग टू बी असाइन्ड। मतलब मैं एक अच्छा खिलाड़ी हूं, मैं इंटरनेशनल मेडलिस्ट हूं, वो अपने आप में मेरी एक कैपेसिटी है। मुझे आप एज ए कोच मैं कैसे ट्रेनिंग दूं, वो चीजें जब आप मेरे को सिखाएंगे तभी मैं एक अच्छा कोच भी बन सकता हूं, क्योंकि मैं उन सब चीजों से गुजरा हूं, मेरे से बेहतर शायद कोई नहीं जानता होगा। तो कैपेसिटी बिल्डिंग इज के मुझे इंटरनेशनल प्लेयर को आप एक कोच के रूप में तैयार करेंगे या स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन में
जहां पे भी भेजा जा सकता है, उसके लिए आप मेरे को तैयार करेंगे कि आप इस चीज में इसको अपने एक्सपीरियंस को कैसे कन्वर्ट करके कंट्री को भी बेनिफिट दे सकते हैं और आपको जो है वो जॉब भी मिल सकती है। पोस्ट रिटायरमेंट आपको जो है आपकी जो फाइनेंशियल जो रिक्वायरमेंट्स है वो भी आप पूरा कर सकते हैं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। सारी की सारी रिपोर्ट वो कैपेसिटी बिल्डिंग पे बन के आई है। अब वो इंटरनेशनल ओलंपिक एकेडमी में इंडिया से कभी उस लेवल के लोग कभी तैयार हुए नहीं है। अगर चलो एनओसी ने हमारे यहाँ पे नहीं की है, तो इंटरनेशनल में कभी कोई यहाँ से गए हैं जो इस लेवल पे ट्रेनिंग लेके आए हैं? I have a doubt because यहाँ से भेजे गए कैंडिडेट, ऐसा नहीं है कि हमारी एनओसी ने नहीं भेजे हैं कैंडिडेट्स, बट वो वहाँ जाते हैं, ट्रेनिंग करके वापस आते हैं तो उनको यूटिलाइज नहीं किया जा रहा। यहाँ से भेजे गए कैंडिडेट, ऐसा नहीं है कि हमारी एनओसी ने नहीं भेजे हैं कैंडिडेट्स, बट वो वहाँ जाते हैं, ट्रेनिंग करके वापस आते हैं तो उनको यूटिलाइज नहीं किया जा रहा। 2005 तक भी जो हमारे सॉलिडारिटी कोर्सेज कंडक्ट हुए स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन के, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के जो कोर्सेज कंडक्ट हुए थे, उसके अंदर जिन लोगों को ट्रेंड किया गया था उनको हमने कितना यूटिलाइज किया। आप प्रैक्टिकली देखें तो हमारे यहाँ जितने भी नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स होती हैं, वी हैव नेवर ट्राइड टू ऑक्यूपाई दोज पीपल। कुछ इवेंट्स ऐसी थी जिसके अंदर सॉलिडारिटी कोर्स से ट्रेंड हुए हुए लोग लगे हैं जिनको यूटिलाइज किया गया है, बट नॉट ऑलवेज। हमारे यहाँ यूटिलाइजेशन ऑफ द टैलेंट, राइट पर्सन ऑन द राइट वर्क, वो नहीं हो रहा है स्पोर्ट्स के मामले। इस हिसाब से तो मेरे को लगता है कि ये जो प्रोग्राम है ये इंडिया में बहुत बड़े लेवल पे चलाना चाहिए, क्योंकि साई में बहुत सारे लोग हैं जिनको इस चीज की नॉलेज नहीं है, बहुत लिमिटेड लोग होंगे, या कहें कि उनमें वो कैपेसिटी होगी, उसको और कैसे हम ग्रूम कर सकते हैं या पॉलिश करके और बेटर उसके फायदे लिए जा सकते हैं। और ये इसी रिपोर्ट में भी यही कहा गया कि हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, चाहे वो मिनिस्ट्री में बैठे हैं, चाहे वो साई में बैठे हैं, फेडरेशंस में है, स्टेट एसोसिएशन में है, ये ट्रेनिंग तो सभी को देने की जरूरत है। बिल्कुल। जो एएसएमसी में बता रही हूँ उसके अंदर एक्चुअली यही है, उसमें जो गाइडलाइन है उसमें ये दिया है कि आप एक फेडरेशन को अगर कैच होल्ड करते हैं तो जिस फेडरेशन से आ रहे हैं उसमें एक ऑफिस बेयरर होना चाहिए, एक ऑफिस से होना चाहिए जो वर्किंग वहां पर परमानेंट काम कर रहे हैं, उनमें से आप किसी को लीजिए। तो एक ऑर्गेनाइजेशन से 2 लोगों को लेना है एट अ टाइम। तो जब आप 2 लोगों को पिक करते हैं तो आपके पास एक ऑफिस बेयरर हो गया जो डिसीजन मेकिंग में है, और एक आपका वर्किंग स्टाफ वहां का हो गया, उसको इम्प्लीमेंट करेगा, वो करवाएगा काइंड ऑफ। सो दैट इज द डेडली कॉम्बिनेशन इफ यू सी। तो अगर आप एवरी ईयर, क्योंकि ये एनुअली होता है, जो हमारा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वहां से आया था, जो अप्रूव होके आ गया था 2014 में आ चुका था, वो आने के बाद बिकॉज ऑफ इनसाइड पॉलिटिकल रीजंस व्हाटएवर इट वाज गोइंग ऑन, दैट ऑफिस बेयरर्स और मे बी आईओए इंडिया कैन टेल बेटर अबाउट इट, कि हमारी एनओसी उसको बता सकती है कि उसको एग्जीक्यूट क्यों नहीं किया गया। अगर किया जाता तो हर साल हर फेडरेशन से 2 लोग आते इस तरह के, तो हम प्रैक्टिकली अब तक एंटायर ऑर्गेनाइजेशंस जितनी भी है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, उनको हम ट्रेन कर सकते थे, कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकते थे उनकी। मैंने कई स्टेट एसोसिएशंस है, क्योंकि हमारी बातचीत काफी टाइम से इस पर चल रही थी, काफी स्टेट ओलंपिक एसोसिएशंस ने भी, उनसे भी बात हुई, उन्होंने भी एग्री किया कि हाँ हम इस तरीके के जो कोर्सेज हैं या वर्कशॉप जो हैं वो अपने यहाँ पे चला सकते हैं। तो एग्जैक्टली आपको क्या लगता है कि किस टाइप के लोग जो हैं हमारी स्टेट एसोसिएशन या फेडरेशन से लिए जाने चाहिए ताकि उसका बेस्ट बेनिफिट हम उठा सकें? इसमें 2 चीजें हैं। देखिए, एक होता है जैसे मैंने अभी बताया था कि उन्होंने सजेस्ट किया है कि आप एक ऑफिस वर्किंग पर्सन को लें और एक आप ऑफिस बेयरर को लें। इसमें अगर हम कहीं पर भी ऑफिस बेयरर पॉइंट ऑफ व्यू से स्पोर्ट्स अचीवर्स को लेते हैं तो वो ड्यूअल पर्पस सॉल्व करेंगे। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, सपोज किसी भी एक गेम का आप एग्जांपल ले सकते हैं, बास्केटबॉल का ही सपोज हमने लिया कि बास्केटबॉल में हम इंसिडेंटली इस समय जो प्रेसिडेंट है वो खुद प्लेयर है रहे हैं। सो जो प्लेयर इनटू एडमिनिस्ट्रेटर है, एक उनको लें हम और एक ऑफिस से लें, तो उससे एग्जीक्यूशन एंड कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा बनेगा कि अगर ऑफिस बियरर चेंज भी होते हैं, दे विल बी इन एग्जीक्यूटिव कमेटी और दे विल बी एबल टू कंट्रीब्यूट फर्दर एज वेल इन द डिसीजन मेकिंग। सो वहां से हम उसकी शुरुआत कर सकते हैं। अभी जो रूल्स आए हैं उसमें
एक है कि आपको जो अपनी एग्जीक्यूटिव कमेटी है फेडरेशन की, उसमें आपको 4 प्लेयर भी इसी मेंबर जो हैं वो रखने होंगे। लेकिन वो इतने ट्रेंड या इतने कैपेबल है ही नहीं कि वो उसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए, क्योंकि उन्होंने ठीक है ग्रास रूट से लेकर ऊपर तक वो इस लेवल के प्लेयर तो जरूर बने हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते हैं। उनको इस जो ट्रेनिंग है इसका फायदा मिल सकता है। एब्सोल्युटली। जब हम बात कर रहे हैं ऑफिस बेयरर्स की, तो आई मीन्स इट्स नॉट एग्जैक्टली प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ट्रेजरर, आई एम टॉकिंग अबाउट एनी ऑफ फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव कमिटी हु इज इनटू द डिसीजन मेकिंग, एंड इट विल बी द विन विन सिचुएशन अगर हम उस एग्जीक्यूटिव कमिटी में उस प्लेयर को भेजें वहां पर। दैट विल बी अ बेटर ऑप्शन कि वो, क्योंकि उनको रूट लेवल से खिलाड़ियों की जरूरत का पता है, दे हैव बीन थ्रू विद दैट जर्नी। बिल्कुल, वो बहुत अच्छे से उस चीज को विद सिंगल साइन बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, जो किसी नॉन प्लेयर को आपको समझाने में बहुत मुश्किल होती है। फॉर स्मॉल एग्जाम्पल, ऐसे अनुभव रहे हैं, बिकॉज आई हैव बीन इनटू दिस फील्ड राइट फ्रॉम बिगिनिंग। मैं खुद खिलाड़ी रही हूँ और फिर इस लाइन में आई हूं मैं। सो ऑलमोस्ट 40 इयर्स का है जर्नी इन चीजों में, और इफ यू टॉक अबाउट डिसीजन मेकिंग एंड टीचिंग तो 30+ हो चुका है मेरा ईयर्स। आपको कई बार ये समझाना मुश्किल हो जाता है कि खिलाड़ी को प्रैक्टिस के बाद डाइट प्रोवाइड करनी होती है। बच्चे आते हैं, डाइट लेकर आते हैं, क्या प्रॉब्लम है, लंच बॉक्स तो लाते हैं, बट दे नीड सम एडिशनल सपोर्ट। जो प्लेयर नहीं रहा उनको कई बार नहीं समझ में आती है चीज। लेकिन ये तो कोच का पार्ट है, कोचिंग का पार्ट है। कोच को देखना है कि हाँ भी जो प्लेयर्स हैं उनको उसके बाद डाइट की जरूरत होती है। कोच कैसे देगा वो सपोर्ट? तो फेडरेशन से मिलेगा, एसोसिएशन से मिलेगा, या डिसीजन मेकिंग ही और शी अ कोच कैन टेल कि ये रिक्वायरमेंट है, वो ट्रेनिंग एग्जीक्यूट कर सकता है। फैसिलिटीज की क्या जरूरत है वो बता देगा, पर देगा कौन उसको? कोच अपने पास से नहीं डिसीजन लेके दे सकता। वो अंडरस्टैंडिंग तो आपके गवर्नेंस को होगी ना। गवर्नेंस जो कर रहे हैं, अगर उनको ये चीज समझ में नहीं आ रही है तो कैसे करेंगे आप? बहुत सारे लोग ना जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, जिसमें के फेडरेशन के प्रेसिडेंट या फेडरेशन के सेक्रेटरी हैं, मेरे को लगता है कि वो ये सब सुनने के बाद उनको लगता होगा कि हमारी कोई जरूरत ही नहीं है। वो खुद फील कर रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा होगा। लेकिन इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है। हम जिंदगी भर सीखते हैं, बच्चों से भी सीखते हैं, बड़ों से भी सीखते हैं। तो अगर वो इस ट्रेनिंग को करते हैं और नॉलेज गेन करते हैं, खुद को पॉलिश करते हैं, तो क्या इसका फायदा जो है उस पर्टिकुलर फेडरेशन को, जिसके प्रेसिडेंट सेक्रेटरी हैं, उसको और मिल सकता है, या वो प्रैक्टिकली जितनी नॉलेज है इज इट सफिशिएंट फॉर देम? आई एम सॉरी टू से बट दिस इज अ फैक्ट, एंड जिसको कहते हैं कटु सत्य है पर सत्य है कि हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो मैं बोलने जा रही हूँ, ये मैंने पहले एक बार और भी कहा था, जिसको एक मैगजीन ने पब्लिश भी किया था। मेरे साथ एक अर्जुन अवॉर्डी और अब तो द्रोणाचार्य अवॉर्डी भी है, उन्होंने भी उसी चीज को बाई चांस कहा था अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, और उन्होंने कंबाइन करके उसको पब्लिश भी किया था। और अभी टास्क फोर्स ने भी वही चीज कह दी है, जिसको मैं रिपीट करने जा रही हूँ और बोलने जा रही हूँ। हमारे जितनी भी फेडरेशंस हैं, जितनी भी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मैं सिर्फ फेडरेशन की बात नहीं करूंगी, क्योंकि यही परिस्थिति हमारे यहाँ सिर्फ फेडरेशन की या स्टेट या डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशंस की नहीं है। यही प्रॉब्लम इंस्टीट्यूशनल लेवल पर भी है, स्कूल लेवल पर भी है, रूट लेवल पे जहां बच्चा पहली बार खेलना शुरू करता है वहां भी है, कि स्पोर्ट्स को जो एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, जो मैनेज करते हैं, वो लोग खिलाड़ी प्रवृत्ति के नहीं हैं, उनका बैकग्राउंड खिलाड़ी वाला नहीं है। दे आर वेरी गुड टीचर्स, दे आर वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर्स, दे आर वेरी गुड पर्सन्स, वेरी गुड सिटीजन्स, बट उनकी वो जो रूट समझ होती है वो नहीं होती है। हम रूट लेवल पर काम करने की बात करते हैं। आप खुद सोचिए, एक फिजिकल एजुकेशन टीचर होता है स्कूल में जी। आप ट्रुथफुली बताइए उस फिजिकल एजुकेशन टीचर से क्या करवाया जाता है स्कूल के अंदर? नहीं, वो तो डंडा, मैं उस पॉइंट पे नहीं आना चाहती। डंडा चढ़ाइए और फिर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो रूट लेवल पर खिलाड़ी तैयार कर पाएगा? उसको आप टाइम कहां दे रहे हैं? करेक्ट। आप उसको टोटली ऑक्यूपाई किसी, और फिर आप कहते हैं कि फिजिकल एजुकेशन टीचर्स जो हैं वो कुछ नहीं कर रहे हैं रूट लेवल पे। फिर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाई अप करते हैं, उनके ट्रेनर्स को बुला के काम करते हैं, देन फिजिकल एजुकेशन टीचर सोच आई एम हियर फॉर द डिसिप्लिन मेंटेनेंस, नॉट फॉर माय ओन वर्क। ठीक बात है। परिस्थिति कुछ अब ये क्यों हो रहा है? व्हाई आई सेड दिस,
ये एग्जाम्पल मैंने क्यों दिया? क्योंकि जो इंस्टीट्यूशंस के, स्कूल के जो प्रिंसिपल्स हैं, गवर्निंग बॉडीज हैं, जो मैनेजमेंट पीपल हैं, उनके लिए दैट इज द वन हैंड हु कैन मैनेज ऑल दीज थिंग्स। स्पोर्ट्स गया, आई एम सॉरी टू से, स्पोर्ट्स गया भाड़ में। और जब स्पोर्ट्स की बात आएगी तो फिजिकल एजुकेशन टीचर हमारे यहाँ तो कुछ करता ही नहीं है, उसको आता ही नहीं है, करवाना ही नहीं चाहता उसको। और पूरे स्कूल में, इतने बड़े स्कूल में हजारों बच्चों के ऊपर 1 या 2 फिजिकल एजुकेशन। आई सिंपली से आप उतने ही रखिए, पर उनको फिर वो करने दीजिए ना जो उनको करना है। मैडम, एक पीटी जो है वो कितने स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग ले सकता है और कितनी ट्रेनिंग, कितनों को ट्रेनिंग दे सकता है। मतलब हम वो एक, ठीक है, एक रखना है स्पोर्ट्स हमारे स्कूल में, इंस्टीट्यूशन में मैंडेटरी है, होना चाहिए, वो हमने एक फॉर्मेलिटी पूरी कर दी। 1 या हमने 2 कोच रखे और वो चलाते हैं। और वो कोच भी जो पुराने हो चुके हैं, उनको ये लगता है कि यार ठीक है, जॉब कर रहे हैं, टाइम पास करना है, कोई नई गेम कुछ आता है तो ये मेरे ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन होगा। और ये फैक्ट है, ये एक्स्ट्रा बर्डन ही होता है, उसको उस पर फैसिलिटी नहीं दी जाती है। तो ये कैपेसिटी बिल्डिंग जो है, वो हम बात करें स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से लेकर, आपका कहना है कि वो स्कूल लेवल तक, ग्रास रूट लेवल तक करवाने की जरूरत है। बिल्कुल। आज बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, उसमें बहुत सारे, क्या लगभग मेरे को लगता है शायद 80-90% लोग ऐसे होंगे जिनकी स्पोर्ट्स बैकग्राउंड ही नहीं होगी। जी बिल्कुल। और वो लोग आके स्पोर्ट्स को चला रहे हैं, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम दुनिया में जो आज मोदी जी सपना देख रहे हैं कि टॉप 10 में खड़े हों, और टॉप 10 में आने के बाद हम मेडल्स लेके आए, 20, 25, 50 मेडल लेके आए, ये इतने सालों में नहीं हो पा रहा है। उसका सबसे बड़ा रीजन ही यही है। बिल्कुल। तो ये तो मेरे को लगता है कि बेसिक ट्रेनिंग है, सब कुछ छोड़ के सारे स्पोर्ट्स होल्ड कर देने चाहिए। सबसे पहले यही काम किया जाना चाहिए। चाइना ने ये किया था, आपको अगर ध्यान हो, चाइना ने कुछ साल ओलंपिक में पार्टिसिपेट नहीं किया था बिकॉज दे वर रिवाइविंग द एंटायर सिस्टम। ओके। और उसके बाद उन्होंने जो शूटअप किया अपनी मेडल टैली में, वो आप देखिए उस समय की। ये ट्रेनिंग हम अभी ऑफलाइन जब डिस्कशन कर रहे थे ऑफ द कैमरा, ये जो ट्रेनिंग है ये बाहर कंट्रीज में कहीं होती है किसी में? बिल्कुल होती है। जो ASMC प्रोग्राम है वो अगर आप बैकग्राउंड में जाएंगे ना, तो इवन टास्क फोर्स ने भी जिस कंट्रीज का एग्जाम्पल दिया है, मेजॉरिटी कंट्रीज जो मेडलिस्ट हैं, जहां मेडल टैली में जो ऊपर जा रही हैं, आप नोट कीजिएगा, उनके यहाँ ये प्रोग्राम्स ऑलरेडी रन हो रहे हैं सालों से। सेम प्रोग्राम बिल्कुल, जो आप IO में जो आप रन करते हैं। हाँ जी, वो या तो वो IOE IOC वाला प्रोग्राम है वो रन कर रहे हैं, या उस पैटर्न पे, क्योंकि IOC जो है वो ये नहीं कहती कि आप हमारा प्रोग्राम एज इट इज रन कीजिए, दे से कि आप उस बेसिक्स के आधार पर अपनी कंट्री की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको डेवलप करके रन कीजिए। लाइक देयर इज अनदर प्रोग्राम दैट इज ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम। अभी टास्क फोर्स ने भी उस चीज को बहुत हाईलाइट किया है अबाउट एथिक्स, वैल्यूज, डोपिंग, ऑल दीज थिंग्स। ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम इज दैट ओनली, जिसके अंतर्गत खिलाड़ी से लेकर कोच, एडमिनिस्ट्रेटर, मैनेजर, सभी को उन वैल्यूज को सिखाया जाता है। ओलंपिक वैल्यूज, पैरालंपिक वैल्यूज जो हैं, उनको कैसे प्रैक्टिस में लेकर आया जाए, छोटे बच्चे से लेकर हायर टॉप लेवल तक उसको कैसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, कैसे अपने अंदर से जो चीजें हमको चीट करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं, हमें कहती हैं कि ऐसा कर लो क्या फर्क पड़ता है, उन चीजों के लिए कैसे आप फाइट करेंगे और फिर वापस आप उस वैल्यू को लेकर आएंगे, वो इसी प्रोग्राम के अंतर्गत बताया जाता है। दिस इज व्हाट ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम इज इन एक्शन राइट नाउ। हमारे यहाँ OWAP ही नहीं रन हुआ तो OWAP इन एक्शन तक की स्थिति नहीं आई। अभी रिसेंटली कैलकाटा सेंटर ने एक वर्कशॉप कराया था, साई के सेंटर ने, वहाँ की जो ED हैं उन्होंने इन्वाइट किया था, एंड आई कंडक्टेड अ सेशन विद देम, OWAP इन एक्शन वहाँ किया था। एक बार MP का जो साई सेंटर है वहाँ पर एक बार हमने OWAP प्रोग्राम वहाँ रन किया था। इसके अतिरिक्त देयर इज वन यूनिवर्सिटी इन बनस्थली विद्यापीठ, उन्होंने सबसे पहला जो प्रोग्राम था OWAP का, उसमें अराउंड 350 OWAP एम्बेसडर्स ट्रेन किए थे फ्रॉम डिफरेंट 17 स्टेट्स। ओके। जो पूरे यंग स्टूडेंट्स थे, एंड इंसिडेंटली उनमें से काफ़ी हद तक जो बच्चे हैं, मैं ये मानती हूँ और मैंने ये मेरे नॉलेज में आया भी है कि बनस्थली के उस OWAP प्रोग्राम के अंडर जो ट्रेंड हुए थे, उनमें से बहुत से बच्चे कोचेस बन गए हैं कहीं ना कहीं, एंड दे आर प्रैक्टिसिंग दोज थिंग्स। ओके। पर वो बहुत माइनर लेवल पर होकर वैनिश हो गया, बिकॉज हमारी अपनी NOC
हमारी अपनी NOA विच इज इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एंड इंडियन ओलंपिक अकेडमी इज नॉट वर्किंग ऑन दैट। एंड क्योंकि ये प्रोग्राम क्योंकि मैंने इससे, जैसा आपने मेरे से पूछा था कि आपने इतने सालों में क्या किया, बिल्कुल मैंने उसके लिए कोऑर्डिनेट करने की कोशिश किया। मिनिस्ट्री से भी मैंने प्रपोजल वहां भेजा था, उनको भी मैंने भेजा था प्रपोजल। फिर मैंने उसको एक प्रोजेक्ट प्रपोजल की तरह भी प्रेजेंट किया कि मैं किसी और मिनिस्ट्री को, कि जैसे मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स जो है वो रिसर्च प्रोजेक्ट्स ग्रांट भी देती है। आई हैव कंडक्टेड वन प्रोजेक्ट अंडर दैट आल्सो, रिसर्च प्रोजेक्ट मेजर मैंने किया है उसके अंडर, जिसके अंतर्गत हमने जो प्लेयर्स होते हैं उनके लिए कितना ज़रूरी है मेंटल ट्रेनिंग का होना। और मुझे खुशी है ये जाहिर करते हुए कि उस प्रोजेक्ट के अंतर्गत ही जब वो चल रहा था, क्योंकि डिफरेंट टीम्स के साथ कनेक्ट हुए में जो इंडियन टीम्स थी बेसिकली, तो उस दौरान का जो अनुभव रहा उसके बाद हमारी मेजॉरिटी टीम्स के साथ फेडरेशंस ने, क्योंकि उनके पास जाते थे हम उसके डाटा के लिए कि वर्कशॉप कराएंगे, फिर डाटा कलेक्शन करेंगे, तो उस समय के जो फेडरेशन के ऑफिस बेयरर्स थे, जो मैं ये कहूँगी कि इन्होंने थोड़ा समझा इस चीज़ को कि अगर ये रिसर्च वर्क हो रहा है तो उसका कहीं आउटपुट खिलाड़ियों में दिख रहा है, तो उन्होंने साइकोलॉजिस्ट को लगाना शुरू किया, उनके साथ काउंसलर्स लगाने शुरू किए। ये मैं बता रही हूँ आपको, टोक्यो ओलंपिक्स से पहले की बात है ये, और 4-1 साल पहले की। तो उस समय से साइकोलॉजिस्ट अटैच होने शुरू हो गए हमारी टीम्स के साथ, आपने देखा होगा फिजियोथेरेपिस्ट अटैच हो रहे हैं अभी भी। सो अगर मान लीजिए हम उन चीज़ों को मैंने रन करते, मतलब मैंने रिसर्च प्रोजेक्ट की तरह भी उनको सबमिट किया मिनिस्ट्री को, बट नहीं एक्सेप्ट हुआ था वो प्रपोजल। मेरे को तो बहुत हैरानी हो रही है, मैं खैर किसी का नाम नहीं लूंगा जी, कि इतने साल से ये ओवैप प्रोग्राम जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है और हम इंडिया में उसका कभी, उसके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं है। क्योंकि आप समझे कि नीचे के लोग जो स्टेट्स एसोसिएशन, स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन, इनको तो कोई सपना आएगा नहीं, इनको कहीं से पता नहीं लगेगा। ये काम है कि जो ऊपर, मैं फिर नाम नहीं लूंगा, कि ऊपर जो टॉप पे लोग बैठे हैं, ये उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि उन प्रोग्राम्स को इंडिया में लेके आते और उस पर वर्किंग स्टार्ट कर, चाहे छोटे लेवल से शुरू होती, लेकिन एक शुरुआत होती, उसके बेनिफिट दिखते तो हम उसको और ज्यादा बढ़ा सकते थे। अभी इस समय, क्योंकि जब जैसे कहना चाहिए ना कि मैंने हर तरफ प्रयास किया इस चीज को, एनओसी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के साथ बहुत कोशिश की इस चीज को रन करने की, नहीं हो पाया। मैंने प्रपोजल दिया मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स में, वहां एक्सेप्ट नहीं हुआ। तो एक होता है ना कि आप छोड़ना नहीं चाहते चीजों को, वो खिलाड़ी प्रवृत्ति होती है ना कि छोड़ना नहीं है। तो उसके लिए फिर हमने क्या शुरू किया था, मैं आपको जो अभी तक किया है वो भी आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। आई एम अ विजिटिंग गेस्ट फैकल्टी एट NSNIS पटियाला फॉर वन पर्टिकुलर गेम के साथ मैं हूँ। तो वहां मैं कोचेस की ट्रेनिंग जब शुरू करती हूँ तो सबसे पहला सेशन जो होता है उसके अंदर ओवैप को ही इम्प्लीमेंट करवाती हूँ मैं। अच्छा। उसके अतिरिक्त, ये तो वहां की बात हुई, उसके अलावा जो हमारे ग्रेजुएशन के जो करिकुलम है, अंडर ग्रेड का जो प्रोग्राम है, उसके अंदर ओवैप, ओलंपिक एजुकेशन एंड ये इन चीज़ों को हम कोर्स करिकुलम में लेकर आ चुके हैं। ठीक है। इवन दिल्ली यूनिवर्सिटी अगर आप बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में हम वैल्यू एडिशन कोर्सेज के अंतर्गत हम फिट इंडिया जो मूवमेंट है वो पूरा का पूरा एक पेपर की तरह ला चुके हैं। इंडिजीनियस स्पोर्ट्स एक पूरा पेपर है, स्पोर्ट्स डाइवर्सिटी एंड इंक्लूसिविटी एक पेपर है, जो टोटली प्रैक्टिकल है। एंड उसके अलावा हमारा जो एडवेंचर स्पोर्ट्स है वो एक करिकुलम में आ चुका है। ओलंपिक एजुकेशन का एक जनरल इलेक्टिव पेपर पूरा का पूरा, ये सब आपने डिग्री कोर्स में लेके कंट्रीब्यूट किया है, आपने बनाए क्या? डिग्री कोर्स के अंदर कोर्स करिकुलम में डेवलप हो चुका है ये और इम्प्लीमेंट हो रहा है इस समय। दिल्ली यूनिवर्सिटी इज रनिंग ऑल दीज कोर्सेज। और जो ओवैप है उसका पूरा प्रॉपर एक सेगमेंट कंप्लीट है, उसके अंदर ओलंपिक वैल्यूज एंड पैरालंपिक वैल्यूज उस करिकुलम में लेकर आ चुके हैं हम उस चीज। फिट इंडिया आपने बात की, मेरे को याद आया कि फिट इंडिया का शायद कोई पहला प्रोग्राम शायद आपने अपने यहाँ कॉलेज में हुआ था। जी, वो थोड़ा सा बताएंगे। एक्चुअली फिट इंडिया मूवमेंट जो है उसका हम लोगों ने कॉलेज में नहीं, मैं कहूँगी कॉलेज एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी बोथ, किरोड़ीमल कॉलेज में और दिल्ली यूनिवर्सिटी में किया गया था। फिट इंडिया मूवमेंट जब लॉन्च किया था दिल्ली यूनिवर्सिटी, जब लॉन्च हुआ था इंडिया में, तो हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी उसका बहुत बड़ा कार्यक्रम उसका किया था और रन वगैरह हुआ था उसमें। एंड उसके अंतर्गत हम लोगों ने रन भी कराया था, एरोबिक्स भी कराए थे और कॉलेज के अंदर भी हम लोगों ने एक्टिविटीज कराई थी उसके अंतर्गत। तो उसमें बच्चों को फील्ड पे लाने के लिए कैसे लाया जाए, किस तरह से किया जाए, तो हमारे कॉलेज में बल्कि हम लोग एक प्रोग्राम करते हैं विच इज नोन एज
इंटर डिपार्टमेंट प्रोग्राम, जिसमें कॉलेज के जितने भी बच्चे हैं वो सब डिफरेंट एक्टिविटीज में कॉम्पिटिटिवली पार्टिसिपेट करते हैं। बाकायदा प्रिंसिपल्स ट्रॉफी होती है ओवरऑल चैंपियनशिप की। सो वी आर रनिंग दैट आल्सो। ये फिट इंडिया मतलब ये इट वाज फर्स्ट फिट इंडिया इवेंट या क्या था? ये लॉन्च था? लॉन्च ऑफ फिट इंडिया मूवमेंट। मतलब फिट इंडिया मूवमेंट जो है वो उसका लॉन्च ही यहीं पर हुआ था? नो, लॉन्च तो ऑल ओवर इंडिया हुआ था वो। ठीक है। दिल्ली में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में लॉन्च हम लोगों ने किया था यहाँ। ओके, मतलब दिल्ली में जो लॉन्चिंग हुई थी, जी, मतलब ऑल इंडिया, ऑल ओवर इंडिया जो है हाँ, वो सेम सभी टाइम जगह पे सेम लॉन्च टाइम हुआ पे था, लॉन्च हुआ, बट बिल्कुल। इंडिया में आपके यहाँ पे वो लॉन्चिंग हुई थी? दिल्ली में, इंडिया में ऑल दिल्ली ओवर में हुआ था। दिल्ली में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने उसको लॉन्च किया था। चलिए वापस ओवेब पे आते हैं जी। ओवेब पे आपने काम किया है, कुछ कोर्स वगैरह आपने कुछ डेवलप किए हैं, ऐसा कुछ है क्या? ओवैप का एक्चुअली जो जैसे आईओसी का ये पूरा प्रोग्राम है, एंड इसको टाइम टू टाइम रिवाइज किया। इंसिडेंटली आई एम कनेक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट ओवैप, मतलब जो पहला ओवेब जो था पहला तब OVAP से था, आप तब जुड़ी से हुई मैं हैं, connected हूँ जो उससे। आज हम यहाँ इंप्लीमेंट करने की बात कर रहे हैं इंडिया। जी बिल्कुल। ओके। उसका क्योंकि हर समय के साथ उसको रिवाइज किया गया। अभी सिर्फ 3 ओलंपिक वैल्यूज हैं, रिस्पेक्ट, एक्सीलेंस एंड फ्रेंडशिप, ये 3 ही हैं। लेकिन एक समय था जब ये 7 से शुरू हुई थी, ओके, और फिर ग्रेजुअली टाइम के साथ इंप्लीमेंट करते हुए ये रियलाइज किया गया कि आई मीन दिस इज अ एंटायर जर्नी, आई विल से, ओवैप की भी। सो जो प्रोग्राम है वो आईओसी का ओवैप मॉड्यूल्स बने हुए हैं, उसमें गाइडलाइन दी गई हैं। बट व्हाट दे से इज कि आपकी कंट्री की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, आपके यहाँ के कल्चर के अकॉर्डिंग आप उसको मॉडिफाई कीजिए। बिल्कुल। वैल्यू वही है, पर उसको लाने का, समझाने का तरीका अलग है। अगर आप मेरे से पूछें तो मैं जब आईओए ग्रीस में अपने इस तरह के लेक्चर्स जब करती हूँ, वर्कशॉप्स कंडक्ट करती हूँ, आपको जानकर अच्छा लगेगा कि हमारी अपनी जो भारतीय मूल्य हैं, हमारी जो संस्कार संस्कृति है, वही रिफ्लेक्शन वहां पर है। ओके। उसका आप कह लीजिए कि यूरोपियन वर्जन या मॉडर्न वर्जन ओवैप है। अच्छा। अगर आप उसकी डेप्थ में जाएंगे तो दैट इज एंटायरली हमारा वसुधैव कुटुंबकम का कॉन्सेप्ट, हमारे संस्कारों का कॉन्सेप्ट, हमारे भारतीय मूल्यों का कॉन्सेप्ट, सब उसके अंदर है। और वो इंटरनेशनल ने अडॉप्ट किए हैं और हम ही उसको छोड़ चुके हैं। एक्चुअली यही है। चलिए, मैं जो पूछ रहा था वो ये कि वो ओवेब के जो ट्रेनिंग मैनुअल्स या जो भी बने हैं, उसको आप यहाँ पे जहां भी आपको मौका लगता है आप उसको इम्प्लीमेंट करती हैं, ट्रेन करती हैं। बिल्कुल। उसमें क्या आपने इंडिया के हिसाब से मॉडिफिकेशन करके कुछ डॉक्यूमेंट्स या कुछ कोर्स या कुछ मटेरियल तैयार किया हुआ है? आई हैव वर्कड ऑन इट, क्योंकि जैसे इनफैक्ट हमारा इतना इंडिया की हमारी कल्चर इतनी डाइवर्सिफाइड है, बिल्कुल, कि जिस समय मैं राजस्थान में कंडक्ट कर रही थी तो उसमें उसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई किया था। जब मैंने कोलकाता के लिए किया तो उसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई किया उसको। जिस समय आई कंडक्टेड इन मध्य प्रदेश, तब वहाँ के लिए उसको अलग तरीके से मॉडिफाइड किया। और जिस समय मैंने बताया था, अभी जो आपको उदाहरण दिया था मैंने वनस्थली विद्यापीठ का, वहाँ जब ऑर्गेनाइज, क्योंकि वहाँ ऑल डिफरेंट 17 स्टेट्स के यूथ थे, तो वहाँ अलग तरह से उसको मॉडिफाई करके इम्प्लीमेंट किया था। तो आज अगर स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री आपसे ये डॉक्यूमेंट मांगे या चाहें कि हम ये वर्कशॉप्स कंडक्ट करना चाहते हैं, तो आपके पास वो मटेरियल, वो डॉक्यूमेंट्स या करिकुलम जिसे है, वो आपके पास कुछ तैयार है? यस, रफ ड्राफ्ट्स में ही है, क्योंकि मुझे तो सीधे एग्जीक्यूट करना होता था। तो मैं उसको पॉलिश करके सबमिट कर सकती हूँ, नॉट एन इशू। चलिए, बहुत सारी ना फेडरेशन, स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन या स्टेट एसोसिएशन जो है वो अभी हमारा प्रोग्राम देख रही होंगी। अगर वो चाहें कि हम इस ओवेब को, चलिए सेंट्रल गवर्नमेंट या इंडियन ओलंपिक या स्पोर्ट्स अथॉरिटीज को जैसे भी इम्प्लीमेंट करेगी, क्योंकि इसको टाइम लगेगा। अभी तो रिपोर्ट मेरे को लगता है सारे पढ़ ही नहीं पाए हैं, तो रिपोर्ट पढ़ने के बाद कमेटीज बनेंगी और वो प्रोसेस को मेरे को लगता है 2, 4, 6 महीने। हालांकि हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो है वो बहुत क्लियर है कि जो करना है वो करना है, वो मतलब सालों साल टाइम जो वेस्ट हुआ है वो नहीं करते हैं। तो इसमें मेरे को लगता है जल्दी काम शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर कोई नेशनल फेडरेशन या इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन या कोई भी स्टेट बॉडी या एकेडमी या यूनिवर्सिटी या स्कूल उसको अगर अपने यहाँ पे अगर इम्प्लीमेंट करना चाहें या वो ट्रेनिंग या वर्कशॉप स्टार्ट करना चाहें, तो वो कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आपके पास वो चीजें रेडी हैं? बिल्कुल। आपको कांटेक्ट अगर वो करते हैं तो आप
सपोर्ट करेंगे, उसके लिए आप तैयार हैं कि उस ट्रेनिंग को एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, आई विल बी हैप्पी टू डू दैट। वो जो ट्रेनिंग लेवल होगा वो हम क्या मान के चलें कि वो किस तरीके का ट्रेनिंग लेवल लगा हुआ, अगर हम उसको इंटरनेशनल ओलंपिक एकेडमी का जो ओवैप है उससे अगर हम कंपैरिजन करें तो हम कहाँ स्टैंड करते हैं? 19-20 होगा, कम होगा, ज्यादा होगा, क्या होगा? I'll just tell you about that because ये जो OVAP प्रोग्राम है अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी हम लोगों ने इसको कंडक्ट किया था 2018 में। उस समय जो हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी का इंडोर स्टेडियम है वहीं पर हमने कंडक्ट किया था एंड वी हैड विद अस डीन ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक एकेडमी वाज हियर। ओके, ही हिमसेल्फ वाज हियर। देन चेयरमैन टू UAE ओलंपिक कमेटी के जो ओलंपिक एकेडमी के जो चेयरमैन है ही वाज हियर एट दैट टाइम। देन प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक एकेडमी पार्टिसिपेंट्स एसोसिएशन वो भी यहाँ पर थे उस समय। अच्छा, हमने उस समय 2018 में कंडक्ट किया था। यू विल बी सरप्राइज कि उस समय भी मैंने हमारी NOC को कांटेक्ट किया था कि आप भी इसमें ऑन बोर्ड आ जाइए बिकॉज दिस इज समथिंग ऑन विच लेवल इट इज हैपनिंग। इट विल बी गुड अगर हमारी NOC भी उसका पार्ट होती है, बट दे डिडंट एक्सेप्ट, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, बट दे डिडंट एक्सेप्ट। तो मतलब जो ट्रेनिंग की बात जो वो उसी लेवल की है, उसी प्रोग्राम वही है। उसका ऐसा नहीं होता कि हम उसको अगर स्टेट लेवल पे कर रहे हैं तो वो डाइल्यूट हो जाएगा, नहीं होता डाइल्यूट। प्रोग्राम इज एग्जैक्टली द सेम। उसका एक्टिविटीज जो होती हैं, मान लीजिए मैं ओवैप को आई कंडक्टेड विद सम स्कूल्स आल्सो, स्कूल के बच्चों के साथ कि उनको वैल्यूज, जैसे हम कहते हैं ना कि बच्चों को बचपन में हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि आप विश करना है, पैर छू के प्रणाम कीजिए, तो वो एक्टिविटी होगी। उनको हम ये नहीं बता रहे कि आपको रिस्पेक्ट करनी है, हम उनको सिर्फ ये कहते हैं नमस्ते करो, पैर छू के नमस्ते करो, प्रणाम करो। तो जब हम छोटे किंडरगार्टन बच्चों के साथ ओवैप प्रोग्राम करते हैं तो वो टोटली एक्टिविटी बेस्ड होता है, उसके अंदर हम कुछ थ्योरेटिकल नहीं बता रहे होते हैं उनको। जब आप बड़े बच्चों के साथ आते हैं तो आपका कॉम्बिनेशन शुरू होता है, फिर आप और हायर पे आते हैं, फिर अगर आप कोचेस के लिए कर रहे हैं या एडल्ट्स के लिए कर रहे हैं तो आप प्रॉपर थ्योरेटिकल भी बताते हैं उनको और प्रैक्टिकल भी करवाते हैं कि पहले आपने थ्योरेटिकल उनको पूरा चीज बताई और फिर उसको कैसे एक्शन में लेकर आना है वो आप उनको बताते हैं। दैट इज हाउ इट इज। दो चीजें, एक तो ये कि जिस तरीके से आप बता रहे हैं आप ऑलरेडी ये कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये ओवैप ट्रेनिंग ऑलरेडी इंडिया में एग्जिस्ट कर रही है जी, लेकिन वो उस लेवल पे नहीं हो रही है कि हम जो नेशनल लेवल पे जो है वो जिनको ट्रेनिंग होनी चाहिए उनको हम अभी ट्रेन नहीं कर रहे। बिल्कुल, एक चीज ये। दूसरी चीज ये कि क्या ये इस तरीके ये जो ट्रेनिंग है ये हमारे प्लेयर्स के लिए भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितने एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए? एब्सोल्युटली, ओवैप की ट्रेनिंग उतनी इंपॉर्टेंट है। तो अभी जो आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, आपने ट्रेनिंग वो प्लेयर्स को करवाई है जितनी भी आपने की है, या आपने एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग हैं उनको ट्रेनिंग दी है? कॉम्बिनेशन है। कोर्स मटेरियल या ट्रेनिंग जो है दोनों की अलग अलग है या सेम है? एक्टिविटीज आर डिफरेंट बिकॉज जब आप बात करते हैं किसी प्लेयर की या चिल्ड्रन की, दोज हु आर नॉट इनटू स्पोर्ट्स, कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स, तो उनके लिए जो एक्टिविटीज होती हैं वो अलग होती हैं। जब आप बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटर्स की तो उनके लिए एक्टिविटीज अलग होती हैं। चलिए, एडमिनिस्ट्रेटर का तो हमें समझ में आ गया कि ये ट्रेनिंग होने के बाद वो और ज्यादा पॉलिश हो जाते हैं। मतलब अगर IAS है तो उस IAS को भी इस ट्रेनिंग की जरूरत है ताकि वो अपने स्किल्स और अपने जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स हैं उनको और बेहतर कर सके। जी, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें नीचे अगर बच्चों की या प्लेयर्स की, तो उनको इससे क्या फायदा होगा? मैंने शुरू में अपनी बातचीत में ये बात कही थी कि स्वाध्याय जो होता है हमारा, अपने आप को स्टडी करना और अपने आप से फाइट करना पड़ता है। बच्चा अगर किसी चीज के लिए नेगेटिव में इंडल्ज होना चाह रहा है तो उसको कहीं ना कहीं वो अट्रैक्शन दिख रहा है कि अगर मैं ये मेडल जीत जाता हूं तो मुझे ये प्राइज मिल जाएगा और मुझे इसकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है। तो रीजन कैन बी एनीथिंग, उसके लिए वो साम दाम दंड भेद पर आ जाता है। ठीक है। वो साम दाम दंड भेद पे ना जाकर सही रास्ता चुने, उसका जरिया ओवैप बनाता है। जबकि एडमिनिस्ट्रेटर के लिए ओवैप के साथ साथ ASMC इंपॉर्टेंट है। तो ये काम हमारे साइकोलॉजिस्ट नहीं कर सकते या उनको भी ये ट्रेनिंग की जरूरत है? उनको भी एक्चुअली आप अगर देखें तो साइकोलॉजिस्ट एंड स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट में डिफरेंस है। ओके। वही डिफरेंस यहाँ है।
एडमिनिस्ट्रेटर एंड स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर भी डिफरेंस है, बिल्कुल वही डिफरेंस यहाँ है। मतलब हमने तो पास्ट जो देखा है कि जो बात यहाँ पे हो रही है, बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन इंटरनेशनल लेवल के, नेशनल लेवल के स्पोर्ट्स पर्सन है, उनको हम कहीं ना कहीं किसी पोजीशन पे बिठा देते हैं। मैं हालांकि एग्जांपल देना चाहता हूं, मैं एग्जांपल दे नहीं रहा हूं। हमने बहुत बड़े बड़े स्पोर्ट्स पर्सन देखे हैं, लेकिन जब उनको कहीं जो बहुत ऊंचे लेवल पे भी बिठा दिया गया तो वो स्पोर्ट्स का या स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को या हमारे स्पोर्ट्स पर्सन को वो फायदा नहीं दे पाए जो हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो उस सारी चीजों से गुजरे हैं और वो हमारे देश के खिलाड़ियों को या स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन को दे पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ओवैप जो है वो उनको पॉलिश करके हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आज के जो हमारे नेशनल प्लेयर हैं, कल को वो कहीं मिनिस्टर बनते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर बनते हैं, तो वो अगर ओवैप की ट्रेनिंग हम देते हैं तो वो बहुत बेहतर काम कर पाएंगे, जो हम विजन हमारे पीएम का है। आप दोनों चीजों को मिक्स कर गए हैं। ओवैप उनको एथिकल बनाता है, ओके। एएसएमसी उनको बिल्ड करता है, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करता है उस काम को करने के लिए। दोनों में डिफरेंस है। एएसएमसी, अब आपने एग्जैक्टली क्या फर्क है? एडवांस स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कोर्स जो कि हमारी टास्क फोर्स ने भी बात वो एएसएमसी जो है, वो एएसएमसी है। अगर उसको हम रन करते हैं तो हम उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं, ये सब करने के लिए जो आपने अभी कहा। ओवैप उनको विद इन तैयार करता है टू बी ऑनेस्ट, टू बी एथिकल, ओके, टू बी वैल्यूड। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन। आज एटलीस्ट जो बहुत सारे पेरेंट अगर कोई देख रहा होगा तो उसको ये तो समझ आ गया होगा कि मेरे बच्चे को खाली स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, ये एएसएमसी और ये ओवैप की जरूरत है, ये ज्यादा जरूरत है, तभी वो आगे बढ़ पाएगा। बिल्कुल। नहीं तो एक स्टेज आएगी, एक लिमिटेशन है, उसके बाद वो शायद और आगे ज्यादा ग्रो नहीं कर पाएगा। ओवैप तो बच्चे के लिए, खिलाड़ी के लिए तो चाहिए। आप अब तक कितनी ट्रेनिंग कर चुके हैं इंडिया में, जो आज हम इतने जोर शोर से 170 पेज की 9 लोगों की कमेटी में जो हम बात कर रहे हैं कि ये चीजें, ये ट्रेनिंग सब होनी चाहिए, आप ऑलरेडी वो ट्रेनिंग इंडिया में करवा रही हैं पिछले कई साल से। कितनी ट्रेनिंग हो चुकी होंगी ओवैप के? अगर मैं काउंट करूं तो आई रियली हैव टू काउंट बिकॉज बहुत सारी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कर चुकी हूं मैं ओवैप के। तो डिफरेंट स्कूल्स में भी किए हुए हैं मैंने, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, एंड देन एकेडमी में भी किया है, स्पोर्ट्स एकेडमी में भी कंडक्ट किए हुए हैं, साई सेंटर्स पे भी कंडक्ट किए हैं। ओके। और मैंने जैसे भी बताया था कि पटियाला के जो कोचेस को जब हम टीचिंग सेशंस में लेती हूँ तो उसमें भी मैं पहला सेशन इसीलिए ओवैप का लेती हूँ कि मुझे ये लगता है कि पता नहीं उनको ये चीज़ें कहीं और से पता चल पाएंगी या नहीं। मैं आपको उदाहरण देती हूँ, जब मध्य प्रदेश में मैं ले रही थी साई सेंटर में, तो उस समय हमारे एक द्रोणाचार्य अवॉर्डी वहाँ पर थे कोच, एंड सेशन के बाद मेरे से बड़े हैं और मैं खुद हॉकी की खिलाड़ी रही हूँ, तो मेरे लिए वो बहुत आदरणीय हैं। सर ने जब आके मेरे से कहा कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जिस बारे में मैं क ख भी नहीं जानता था, आज उस विषय के बारे में मुझे पता चला है। ही हिमसेल्फ हैड बीन अ ओलंपियन, ओलंपिक टीम के साथ हमारी, मतलब इंटरनेशनल हमारी टीम के साथ कनेक्टेड थे, बट ही हैड नो आइडिया अबाउट ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो हमारे स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे लोग एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि कुछ ऐसा भी है जो मैं नहीं जानता। बिल्कुल। और मुझे वो सीखने की जरूरत है। जब तक हम अपनी कमी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम उसके आगे कैसे जाएंगे? एएसएमसी की बात करें, एएसएमसी पे भी आपने ट्रेनिंग कंडक्ट की है? इंडिया में नहीं, डायरेक्टली नहीं कर पाई हूँ, लेकिन एएसएमसी का जो कंटेंट है, बिकॉज आई एम अ विजिटिंग फैकल्टी फॉर एमबीए ऑल्सो। एमबीए में देर आर सम यूनिवर्सिटी जो टास्क फोर्स में, एक यूनिवर्सिटी का उन्होंने मेंशन किया हुआ है, उनके अंदर जैसे स्पेशलाइजेशन ये लोग लेते हैं एमबीए के अंदर ना, तो उसमें कई यूनिवर्सिटीज ऑफर कर रही हैं स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। बिल्कुल। सो उसके अंतर्गत सेम थिंग आई हैव कंडक्टेड इट। वो स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन में भी एक्चुअल में वो चीजें पढ़ाई जाने की जरूरत है। बिल्कुल, बहुत जरूरी है वो। तो जो ट्रेनिंग कोर्स एनआईएस कंडक्ट करती है, एक एक हफ्ते का या 3-3 महीने के जो कोर्सेज, सर्टिफिकेट्स और डिप्लोमा कोर्स, उसमें ओवैप जरूर होना चाहिए। उसमें आपको क्या अभी कहीं ऐसा कुछ नहीं है? अभी तो नहीं है, ना ओवैप है ना एएसएमसी है, नथिंग। आपने कभी कोशिश की? क्योंकि मेरे को लगता है शायद जो पिछले कुछ समय से
खास तौर से जो हमारे नए स्पोर्ट्स मिनिस्टर आए हैं, उनके आने के बाद बहुत सारी चीजें स्पोर्ट्स में इंडिया में बदली हैं। जी, वो बहुत दिखाई अच्छी दे हो रहा रही है। है, बिल्कुल बहुत अच्छी बता आपने कभी कोशिश की कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर से डायरेक्ट जाके बात करें और इस सारी चीज को उनके सामने रखें? एक कार्यक्रम में उनसे सिर्फ एक्सचेंज ऑफ ग्रीटिंग हुआ था, बिकॉज पब्लिक के बीच में हम थे, मैं ये नहीं कहूँगी उससे सीधे मुलाकात हो पाई थी। तो उस समय जिक्र किया था और उन्होंने उनके साथ जो थे उन्होंने कहा था कि उन्होंने नंबर भी लिया था कि मैडम हम आपको कॉल करेंगे, क्योंकि आप जो बात कहना चाह रही हैं वो हम चाहेंगे कि सर उस पर डिस्कस करें। और ऐसा हुआ नहीं। और मैं बहुत सिंपल सी पर्सन हूँ, काम करने में विश्वास रखती हूँ, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं कि मेरा कुछ संपर्क ऐसा हो पाता जिनसे मैं डायरेक्टली मिनिस्टर साहब से बात करके इन चीज़ों को कह पाऊँ। मैंने ईमेल पे उनको ज़रूर भेजा हुआ है। अगर स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री या स्पोर्ट्स अथॉरिटी से अगर कोई लोग या किसी भी स्टेट फेडरेशन कोई भी लोग अगर इस टॉपिक पे अगर आपसे डिस्कस करना चाहें, बात करना चाहें, तो आपको कहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं, आप कहाँ मिलेंगी? मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोड़ीमल कॉलेज में होती हूँ, यहीं पर प्रोफेसर हूँ कार्यरत। तो HOD स्पोर्ट्स हैं यहाँ जी बिल्कुल, कभी भी आके यहीं पर मिल सकते हैं। किरोड़ीमल कॉलेज याद रखिए। वेरी गुड। लास्ट में आप खेल मंत्रालय हो या स्पोर्ट्स अथॉरिटी या जितनी भी फेडरेशन स्टेट एसोसिएशंस हैं, इस 170 पेज की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए, और आपने बताया भी डायरेक्टर किस चीज की डायरेक्टर हैं आप? ASMC की इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में जो एक्चुअली इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सर्टिफाइड डायरेक्टर्स ट्रेन करती है, तो ये कहलाता है IOC का OS ओलंपिक सॉलिडारिटी के अंतर्गत बनाया जाता है। ठीक है। सो आई एम सर्टिफाइड डायरेक्टर फॉर ASMC फ्रॉम IOC फॉर इंडिया। जी, मतलब हर एक कंट्री में हर एक कंट्री एक डायरेक्टर रहता है। तो इंडिया में जो है वो आप हैं, और आपको आज तक किसी ने कोई संपर्क नहीं किया है? नहीं, मैं खुद संपर्क कर रही हूँ, उनको थोड़ी संपर्क करना है, मुझे संपर्क करना है। तो आप और मैं कर रही हूँ, लगातार कर रही हूँ, क्योंकि मुझे NOC को करना चाहिए ना। IOC का प्रोग्राम है तो NOC के माध्यम से होगा। मैंने NOC को लगातार संपर्क किया, मैं लगातार हर बार, मैडम आई हैं अभी जब प्रेसिडेंट बन के, मैंने तब फिर उनको अप्रोच किया है, फिर उनको मैंने मेल भेजा कि मैडम इस तरह से एक कार्यक्रम है जिसको इंप्लीमेंट करना चाहिए हमें। मैंने मिनिस्ट्री में जब प्रपोजल दिया तो वहां पर ये कह के रिजेक्ट किया गया था मेरा प्रपोजल कि ये ओलंपिक मूवमेंट से रिलेटेड चीज है। ओके। ये हमारी NOC देखेगी, उसको मिनिस्ट्री नहीं देखेगी। तो फिर मैंने रिसर्च प्रोजेक्ट की तरह सबमिट किया कि आप ओलंपिक मूवमेंट को भूल जाइए, रिसर्च प्रोजेक्ट में दे रही हूँ कैपेसिटी बिल्डिंग का वुमेन एथलीट्स के लिए। मैंने सिर्फ एक सेगमेंट को पकड़ा था, मैंने पूरे कोर्स की बात नहीं की, सिर्फ इतनी बात की, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ वुमेन प्लेयर्स एंड कोचेज एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स। क्योंकि एक कार्यक्रम है, मैं आपको बताती हूँ, जो अब नहीं रन हो रहा है, UGC का एक प्रोग्राम था, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ वुमेन मैनेजर्स इन हायर एजुकेशन। Okay. That was a very successful program. I do not know what was the reason जिसकी वजह से उसको बंद किया गया होगा, पर उसके माध्यम से अगर आज मैं काउंट करूं, जो हमारे साथ जो उसमें पार्टिसिपेंट्स थे, आई एम मास्टर ट्रेनर फॉर दैट और कोऑर्डिनेटर भी रही हूं मैं उसकी। उस प्रोग्राम के अंतर्गत ट्रेनिंग लेने वालों में इस समय मेजॉरिटी वाइस चांसलर पोजीशन तक पहुंचे हुए हैं वुमेन्स। NIT की जो पहली वुमेन डायरेक्टर हैं वो उसी प्रोग्राम से निकली हुई है। तो मैंने उस तरह से एक रिसर्च प्रोजेक्ट बनाकर दिया मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स को फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ वुमेन एथलीट, वुमेन कोचेस एंड वुमेन एडमिनिस्ट्रेटर्स इन स्पोर्ट्स। रिजेक्ट हो गया वो भी। तो अगर स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में अगर लोग उस चीज को नहीं समझ रहे हैं, तो नीचे वाले लोगों से तो हम बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो इन चीजों को समझेंगे। और यही बात उस 170 पेज की रिपोर्ट में कही गई है कि ऊपर से लेकर नीचे तक जितने लोग बैठे हैं उनको एक्चुअल में प्रॉब्लम की समझ ही नहीं है कि प्रॉब्लम की बेस जो उसकी जड़ है वो कहाँ है, और जब तक हमें प्रॉब्लम नहीं समझ आएगी तब तक हम उसको दूर नहीं कर पाएंगे। फैक्ट है ये। तो आपको लगता है कि ये 170 पेज की रिपोर्ट की जो फाइंडिंग्स हैं, अगर उन कमियों को दूर किया गया और इम्प्लीमेंट की गई चीजें और बेहतर तरीके से, तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर का विजन है टॉप 10 स्पोर्ट्स कंट्रीज में उसका हिस्सा बनने का, वहां तक पहुंचने का, उसको हम अचीव कर पाएंगे? अगर आप मेरे से पूछें तो ये अगर कागजों पे नहीं रहा, सिर्फ इसको ग्राउंड पर अगर इम्प्लीमेंट कर दिया गया, तो
न सिर्फ हम टॉप 10 में पहुंचेंगे, जो हम इंटरनेशनल इवेंट्स को होस्ट करना चाहते हैं, बिड करना चाहते हैं, उसमें हमारी कंट्री कहीं ना कहीं जो नेगेटिव आ रहा है हमारा स्टेक, वो इन्हीं चीज़ों पर आ रहा है, हम वो भी अचीव करेंगे। कॉमनवेल्थ गेम 2030 होने जा रहे हैं जी, इसका एडवांटेज उसमें कुछ मिल पाएगा अगर उस तरीके, अगर हम उसको यूटिलाइज करते हैं। आप ये बताइए, जितने भी हमारे इंटरनेशनल या नेशनल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज होते हैं, ASMC में ये चीज़ बताई जाती है, उस ट्रेनिंग के अंतर्गत है ये भी, कि जब भी आपकी कोई नेशनल या इंटरनेशनल इवेंट हो रही है, उसके साथ पैरेलल कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम रन किया जाता है। ओके, बट इट हैज नेवर हैपेंड टू आवर कंट्री। तो आपको लगता है कि ये ASMC जो है, अभी हम कॉमनवेल्थ की और 2000 पहले से हम शुरू करें अभी, अगर हम इमीडिएटली ASMC का फर्स्ट लॉट भी शुरू करते हैं और उसके बाद हम कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं, वी विल हैव अ हाई आउटपुट फ्रॉम दैट। सच कहें तो सब सरकार और सभी लोग 2036 ओलंपिक्स की तैयारियों में जुटे हुए थे। मैं चीज एक ओपन कर रहा हूं, शायद हो सकता है कुछ लोगों को बुरी लगे, कि मेरा मानना था कि 2036 ओलंपिक खेल जो हैं वो शायद इंडिया को मिलना इम्पॉसिबल है, मेरी अपनी राय थी। और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो दूसरे हैं उनसे भी जब मैंने बातचीत की तो उनकी राय भी यही थी। लेकिन अभी अगर मैं इन सब चीजों को देखूं, जिस तरीके से स्पोर्ट्स मिनिस्टर इस पर काम कर रहे हैं, उससे मेरे को लगता है थोड़ी सी उम्मीद मेरे को दिखाई दे रही है कि अगर ये सब चीजें की गई तो 2036 वाली की कुछ पॉसिबिलिटी बनती हमें दिख रही है। सर, मैं आपको सही बताऊं तो लुकिंग एट दिस रिपोर्ट, लुकिंग एट द विजन ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर, लुकिंग एट द विजन ऑफ आवर स्पोर्ट्स मिनिस्टर, आई एम डेड कॉन्फिडेंट। चलिए देखिए, अगर ये इंप्लीमेंट हो जाता है तो, कागजों में ना रहे बस, नहीं, अगर कागजों से बाहर आके ग्राउंड पे इंप्लीमेंट हो गया तो डेफिनेटली मिलेगा। मेरा जो पर्सनल स्पोर्ट्स मिनिस्टर के बारे में मेरी अपनी जो रीडिंग है, मुझे लगता है कि ये रिपोर्ट पे काम शुरू हो जाएगा और बहुत जल्दी काम हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से ये नेशनल स्पोर्ट्स गवर्निंग बोर्ड, स्पोर्ट्स बोर्ड लाया जा रहा है, स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल, मैं बहुत सालों से बात कर रहा हूं कि इंटरनेशनल लेवल पे केस होती है जिसमें आपके जो भी डिस्प्यूट हैं, स्पोर्ट्स रिलेटेड डिस्प्यूट हैं, वो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अंदर कोर्ट है जी, उसमें वो चीजें होती हैं। और इंडिया में हमारे जो आम कोर्ट है उसमें जाते हैं, जैसे आपने कहा कि वो नॉलेज ही नहीं होती है उन लोगों को, तो वो उस पर क्या अपनी राय देंगे और क्या उसमें इंप्रूवमेंट करेंगे। ऐसा ही जजेस को उसकी नॉलेज नहीं होती है, कोई भी कुछ भी कहूंगा कि बेवकूफ बना के और डिसीजन लेके चला जाता है। तो वो जो ट्रिब्यूनल की बात हो रही है वहां पे, वो जेन्युइनली अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेप है। जो हमारे डिस्प्यूट सालों तक चलते रहते हैं जी, उसमें बहुत तेजी से इंप्रूवमेंट होगी, वो बहुत जल्दी निपटेंगे और कम भी होंगे। इस कैपेसिटी बिल्डिंग को लेकर और इस 170 पेज की रिपोर्ट को, जैसे मैंने कहा कि कॉमनवेल्थ और हम ओलंपिक की बात करें, आपको क्या लगता है कि जो टाइम हमारे पास बचा है कॉमनवेल्थ के लिए, हमारे पास 4 साल बचे हैं सिर्फ, और ओलंपिक अगर मिल जाती है तो हमारे पास कुल मिला के 10 साल बचे हैं जी, आपको लगता है कि हमारे पास सफिशिएंट टाइम है कि हम उन कोर्सेज को, उन ट्रेनिंग के माध्यम से हम उन चीजों को अचीव कर पाएंगे? इसके लिए जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट होगी वो होगी इसको एग्जीक्यूट करना, ऑफ कोर्स, बिल्कुल, पर उसके लिए हम ये सोचें कि लोग पार्ट टाइम इसको कर पाएंगे, वो नहीं हो पाएगा। ओके, वी हैव टू एंगेज पीपल फुल टाइम ऑन इट। जैसे एक होता है ना कि गेम्स अगर आपको कंडक्ट करने हैं, मैं उदाहरण जैसे आपको दे रही हूँ, साउथ एशियन गेम्स के लिए मुझे OSD गवर्नमेंट ने यहाँ से वहाँ भेजा था, और सिर्फ मुझे ही नहीं, हमारे जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के डिफरेंट रीजनल सेंटर्स के डायरेक्टर्स थे, लिटरली उन सबको पिक करके वहाँ पर भेजा गया था, क्योंकि वो बहुत हमारा एक बार ऑलरेडी पोस्टपोन हो चुका था और उसको कवर अप करना बहुत ज़रूरी था। एंड बहुत सक्सेसफुल हुए थे वो, मोदी जी के टेन्योर में ही हुए थे वो, और इतनी ब्यूटीफुली प्राइम मिनिस्टर ने उस चीज़ को हैंडल करवाया था कि सक्सेसफुल हो गया। तो उठा के लोगों को फुल टाइम वहाँ पर लगाना होगा इस टास्क पे। हम ये अगर सोचे, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने कहा मैं टिटबिट में 10 जगह करवा रही हूँ, और भी बहुत लोग करवा रहे होंगे, मेरा आपसे मैं शेयर कर रही हूँ, पर ऐसा नहीं है कि और लोगों ने नहीं किया होगा। हमारे देश में बहुत लोग होंगे जो अपने अपने लेवल पर इन चीज़ों को शायद कर रहे होंगे, पर वो कहीं भी विजिबल नहीं है,
कहीं भी सिस्टमैटिक नहीं है, उसका आउटपुट नहीं है, क्योंकि रिकॉग्निशन नहीं है, सर्टिफिकेशन जो है नहीं है वो। ठीक है। तो अगर वो चीजें हम तरीके से करते हैं, डेडिकेटेड डिपार्टमेंट बनाएं इसका हम, और इसको एग्जीक्यूट करें, और अपनी एनओसी को भी हम ऑन बोर्ड लेकर आए उस चीज के लिए। एक तो ये जो हमारे यहाँ अभी तक चल रहा था ना कि एनओसी अलग चल रही है, मिनिस्ट्री अलग चल रही है, एजुकेशन डिपार्टमेंट अलग चल रहा है, जो एंड प्रोडक्ट है वो तो खिलाड़ी है, बिल्कुल, उसके लिए कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड है इन सब चीजों का। ठीक है। और वो कोऑर्डिनेशन अगर हम लोग सभी ऑन बोर्ड आ जाते हैं अंडर वन अम्ब्रेला, हमारी डिफेंस का भी क्या हुआ है, जब एक अम्ब्रेला बन गई तो कोऑर्डिनेशन आप देखिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो व्हाई नॉट वी डू दिस फॉर स्पोर्ट्स? ठीक बात है। लेट अस हैव वन अम्ब्रेला अंडर विच ऑल द स्टेक होल्डर्स ऑफ द स्पोर्ट्स कम टुगेदर, एंड देन वी सी द रिजल्ट। डिफेंस का एग्जाम्पल हमारे सामने है। मैं यही कहना चाहता कि आपके हिसाब से तो हमें स्पोर्ट्स अथॉरिटी, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से कुछ लोग उठाने पड़ेंगे और उनको परमानेंटली इस काम पे लगाना पड़ेगा। I will not say only Sports Authority of India, only Ministry of Sports, entire country. मतलब आईओए भी उसमें इन्वॉल्व, कोई भी हो, anybody. We need to see right person for the right task. मैं तो कॉमनवेल्थ और 2036 ओलंपिक को जी। ध्यान में रखते हुए बात कर रहा हूं कि उसके लिए जो लोग ट्रेन करने बिल्कुल। पड़ेंगे वो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, अथॉरिटी, इंडियन ओलंपिक और इन सब से जो है जी। वो डेडिकेटेड इसी के लिए आपको लेना छोड़ने पड़ेंगे कि ये सिर्फ यही इसी काम पे लगेंगे। सर टास्क फोर्स बनाई ना? जी बिल्कुल, ऐसे ही बनाना पड़ेगा। टास्क फोर्स बनी, चेयर की गई, विजन के साथ काम किया गया, तो आउटपुट आया ना हमारे पास। वो तभी जो है हम उसमें उनका फायदा ले पाएंगे। चाहे बिल्कुल। वो कॉमनवेल्थ गेम्स आज से सिर्फ 4 साल में है, जी। ओलंपिक के लिए हमारे पास 10 साल का टाइम है, तो कॉमनवेल्थ का एक्सपीरियंस जो है वो उसका हम एडवांटेज हम इंटरनेशनल Absolutely. ओलंपिक में भी ले पाएंगे। एब्सोल्युटली। लेकिन अभी तो हमें 2036 अभी अलॉट भी नहीं हुई है, उसके लिए बहुत सारी एफर्ट्स करनी सर पड़ेगी। बिड के लिए अभी हमारे पास जो बिकॉज आई एम टॉकिंग दिस, मे बी अच्छा ना लगे, बिकॉज दिस इज समथिंग which is not to be quoted officially, मैं तो but सारी still, न्यूज ऐसी चलाता हूँ जो लोगों को अच्छी लगे। क्योंकि ये जैसे जिन प्लेटफॉर्म्स पे बाय गॉड्स ग्रेस जाना होता है, वहाँ डिस्कशंस होते हैं, चीजें सामने आती हैं, पता चलती हैं, जो बैक ऑफ द जो बातचीत चल रही है, हम लोग कहीं ना कहीं जो टास्क फोर्स ने बातें दी हैं वो एक मेजर हमारा ड्रॉबैक है कंट्री का, विच प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल व्हेन वी बिड फॉर एनी गेम्स। ओके, ये चीजें भी बहुत मैटर कर रही हैं। मतलब अभी तो जो बिडिंग करते थे वो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में लोग जिनको उतनी नॉलेज, मैं ये नहीं कहूंगा नॉलेज नहीं है, लेकिन उतनी नॉलेज नहीं है, अगर वो नॉलेज होती तो शायद और बेटर बिडिंग कर पाते। एब्सोल्युटली। ये कमियां हैं जो अभी हम 2036 के लिए भी अभी हम लड़ पा रहे हैं। हालांकि आई सिंपली आस्क वन क्वेश्चन, जिस समय हमारा बिडिंग डॉक्यूमेंट, आई डू नॉट नो, क्योंकि मैं न जानते हुए ये बात पूछ रही हूँ, जानने के लिए पूछ रही हूँ, जो बिडिंग डॉक्यूमेंट पे जब काम हुआ था, क्या उसमें एक भी कैंडिडेट ऐसा था जिसने मास्टर्स प्रोग्राम किया हो फॉर द ओलंपिक गेम्स ऑर्गेनाइजेशन? ये कौन सा कोर्स है? दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। हर कंट्री में यदि आप जो मैंने अभी बताया था ना कि आपने पूछा था आईओए ग्रीस करता क्या है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, मैंने बताया था एक डिग्री कोर्स होता है वहां पे, जी, राइट, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम विच इज 2 years, बकायदा मास्टर डिग्री है वो। ओके, उसके अंदर एक्चुअली जो मेन है कंटेंट उसका, वो यही है, एंड दे आर बीइंग टॉट हाउ टू वर्क ऑन द बिड। तो ये तो हमारी सब फेडरेशन के लिए और इंपॉर्टेंट हमारे यहां से, इंडिया से, देयर आर n number of students who have done that course. There are now there are 2 successful candidates as well. कोई जानता नहीं है उनको, People doesn't know, तो क्योंकि उनको इन्वॉल्व नहीं किया जाता। तो इस हिसाब से तो ये जितनी हमारी फेडरेशन जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट इंडिया में लेके आना चाहते हैं, ये उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। एब्सोल्युटली। क्योंकि अगर आप बात करें कि जैसे मैंने अभी कहा पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम जो है वहां का, उसमें यही चीज सिखाई जाती है, एग्जैक्टली फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ। ठीक है, उनके वो आके सिखाते हैं वहां पर, वो आके पढ़ाते हैं उनको। लाइक हम जब कहते हैं ना दिल्ली यूनिवर्सिटी का FMS, द पीपल डायरेक्टली हु आर सिटिंग ओवर देयर आर कमिंग टू टीच, बिल्कुल, वहां वही है। एब्सोल्युटली दोज पीपल हु आर मेकिंग इट, मतलब जो उस प्रोसेस से गुजरे हैं, जिन्होंने प्रैक्टिकल वो चीजें
इम्प्लीमेंट की हैं, जो उसका पार्ट रहे हैं, उनको बुलाया जाता है पढ़ाने के लिए। हाउ दे मेक एनी पर्सन टू बी देयर रिसोर्स पर्सन और अ विजिटिंग प्रोफेसर और अ लेक्चरर, हाउ दे आइडेंटिफाई पीपल फ्रॉम ऑल ओवर वर्ल्ड। आप ना मुझे थोड़ा सरप्राइज कर रहे हैं। अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि ये स्पोर्ट्स इंडस्ट्री और ट्रेनिंग जो है, ये शायद जो हमारे जो इंजीनियरिंग करते हैं, डॉक्टरेट करते हैं, मेरे को लगता है ये उन सब से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर आप जेन्युइनली देश को वो टॉप 10 और उसमें अगर लेके जाना चाहते हैं। एब्सोल्युटली। हमारे यहाँ तो स्पोर्ट्स कल्चर नहीं है, पेरेंट का भी भेजेंगे नहीं। हमारे यहाँ जो एटीट्यूड है वो क्या है, 400 बच्चा ग्राउंड में ले जाइए, करा दीजिए एक व्यक्ति, कैसे कराएगा वो? आपको पता है वहां टीचर्स स्टूडेंट रेशियो क्या है? आई वेंट फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट क्लास लेने के लिए जाती हूँ, मेरे अंडर देयर आर ओनली 13 स्टूडेंट्स, 14 स्टूडेंट्स, सिर्फ ओनली 14 स्टूडेंट्स। आप कितना, उन बच्चों के जितने बैचेस मेरे हाथ से निकले हैं, पैसा बहुत है ना, हमारे पास पैसा नहीं। सर इट्स नॉट दैट, इट इज नॉट अबाउट मनी, इट इज अबाउट हाउ यू वांट टू एग्जीक्यूट इट, हाउ यू वांट टू ट्रांसैक्ट इट टू द नेक्स्ट जनरेशन। अगर आप, मैं ये नहीं कहती कि हम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है कि एक टीचर के साथ सिर्फ 14 स्टूडेंट्स हो, आई अंडरस्टैंड, नहीं होता, पर हमारी नॉर्म्स तो है ना, इंडियन नॉर्म्स भी हैं, इंडियन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी हमारी नॉर्म्स हैं, पर हम उसको कितना इंप्लीमेंट कर रहे हैं, कितना एग्जीक्यूट कर रहे हैं? वी आर नॉट डूइंग दैट। क्या हमारे हर लेवल पर कोचेस अपॉइंटेड हैं? क्या क्वालिफाइड कोचेस अपॉइंटेड हैं? नहीं, देखो क्वालिफाइड कोच कोई व्यक्ति जो 5 साल खेलकर आ रहा है, मैंने हॉकी खेला, मैंने बास्केटबॉल ऑल इंडिया खेला, मैंने फुटबॉल इंटर यूनिवर्सिटी खेला, कैन आई बी अ कोच डायरेक्टली? आई एम क्वालिफाइड इन दिस फील्ड बट आई एम नॉट अ क्वालिफाइड कोच। बिल्कुल ठीक है, एग्री। That is not my forte. I cannot be a coach. I can be a fitness person. I can take a fitness training. वहां तक एक्सपर्टीज है, पर जहां किसी गेम की कोचिंग की बात आएगी, हाउ कैन आई से कि मैं हॉकी की कोचिंग दे दूंगी? उसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हैं, so many technical फिटनेस things इन्वॉल्व है, साइकोलॉजिकल आपका जो है वो इम्पोर्टेंट है, बहुत सारी चीजें उसमें इन्वॉल्व। हमारे यहाँ क्यों स्पेसिफिक ट्रेनिंग्स कही जाती हैं? आप डिप्लोमा करके आते हैं NSNIS पटियाला से, तो आप किसी एक गेम में डिप्लोमा करते हैं ना, आप, ऐसा तो नहीं है कि आपने डिप्लोमा किया तो किसी भी गेम की कोचिंग कर दोगे, नहीं कर सकते आप। बिल्कुल ठीक बात। सिमिलरली विद अस, एक फिजिकल एजुकेशन टीचर जो होता है उसको मासेस को एक हद तक ट्रेन करने की ट्रेनिंग दी जाती है, पर जहां स्पेशलाइजेशन की बात आएगी वहां उसका किसी एक चीज में स्पेशलाइजेशन होगा। मेरा मास्टर्स में स्पेशलाइजेशन योग में और हॉकी में था, तो मैं उसकी कोचिंग कर पाऊंगी। थोड़ा सा कॉन्ट्रोडिक्ट हो रहा है क्योंकि मैंने कोचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कहा था पहले, बट मैं उसका कर पाऊंगी। बिल्कुल। मैंने बैडमिंटन यूनिवर्सिटी टीम कैप्टन रही हूं। एनीबडी कैन से व्हाई नॉट शी कैन गिव कोचिंग इन बैडमिंटन, आई कैन नॉट, बिकॉज ना तो मेरा मास्टर्स में स्पेशलाइजेशन बैडमिंटन था, ना मैंने बैडमिंटन का डिप्लोमा कोचिंग किया है। सो हाउ कैन आई बी द कोच फॉर बैडमिंटन? हमारे यहाँ तो बहुत बड़ा स्कोप है, 150 करोड़ की पॉपुलेशन जो है, वो कितने लोगों को उसमें हम तैयार कर सकते हैं, बल्कि हम यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। सर अबव ऑल द थिंग्स अगर आप देखिए तो हमारे यहाँ जो NIS से कोचिंग डिप्लोमा करके निकलते हैं कोचेस, उनको डिप्लॉयमेंट नहीं मिल रहा, उनको प्लेसमेंट नहीं मिल रहा, क्योंकि उनका कोई मिनिमम वेज तो होगा ना। आप, वो कहते हैं ना कि अदरक का स्वाद वही वाली मैं कहावत बोलना नहीं चाह रही हूं कि आप ये चाहोगे कि एक क्वालिफाइड कोच उतने ही पैसे में आ जाए जिसके लिए आप अनक्वालिफाइड को रिपोर्ट कर सकते हो, तो वो तो संभव नहीं होगा ना। यू हैव टू पे फॉर द गुड थिंग। वो हम नहीं करना चाहते, इसलिए हम किसी को भी लगा देते हैं। अगर मैं एक इंस्टीट्यूट रन करना चाहूं इसी सारे सब्जेक्ट टॉपिक को लेकर, तो मेरे को लगता है कि एक बहुत बड़ी कमी है, बहुत बड़ा गैप है कि हमारे इंडिया में ये सब ट्रेनिंग्स है नहीं। दिक्कत सिर्फ ये है, जो उस टास्क फोर्स के रिपोर्ट में भी कहा गया है, सर्टिफिकेशन जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो अगर मैं इंस्टीट्यूट स्टार्ट भी करता हूं तो मेरे सर्टिफिकेट की वो वैल्यू नहीं रहेगी, जिसकी वजह से शायद मैं उसको रन करने में सक्सेसफुल नहीं रहूंगा। या फिर ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ उस तरीके का स्पोर्ट्स कल्चर अभी तैयार नहीं है इंडिया में कि हम वो सभी, परिवर्तन आ रहा है। लेकिन स्पोर्ट्स में एक मेजर डिफरेंस जो हम देख सकते हैं, पहले कोई भी किसी ने 6 महीने जिम में एक्सरसाइज की तो वो 7वें महीने जिम ट्रेनर बन जाता था। अब वो चीज खत्म हो रही है। अभी भी बहुत सारे कोचेज ऐसे हैं, नेशनल
गोल्ड मेडलिस्ट है और वो कोच बन जाता है विदाउट ट्रेनिंग। हाँ वो सब, इन सब चीजों को अगर इम्प्लीमेंट कर दिया गया तो जी, वो बदलाव होगा। बिल्कुल होगा। चलिए, मैं तो भगवान से दुआ करूंगा कि हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं वो करें इस वो चीज को। करेंगे, वो तो मेरे को विश्वास है। लेकिन वो कॉमनवेल्थ और ओलंपिक तक वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर बने रहें, ताकि ये सब चीजें इम्प्लीमेंट होने के बाद उसका हम एडवांटेज ले पाए। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। होता क्या है, सरकारें जब बदलती हैं, जो नई सरकार आती है वो पुराने सरकार के जो प्रोग्राम्स हैं उसको बंद कर देती है। सर इसका यही तो हुआ है, जो मैंने आपको एसएमसी का बताया वो एग्जैक्टली यही है कि 2014 में ये आ गया था। सर मतलब प्राइम मिनिस्टर सर जिस समय आ गए थे उस समय आया था ये, उस समय लेकर आई हूं मैं। और क्योंकि उस समय आया तो शायद ऑफिस बेयरर्स से मैं नाम नहीं लूंगी बिल्कुल भी, पर जो ऑफिस बेयरर्स थे उस समय के उनका शायद इंक्लाइन दूसरी तरफ था, तो उनको ये लगा कि ये अगर आई है और ये लेकर आई है तो ये तो पक्का मोदी जी की बंदी है जो लेकर आ रही है, ओके। तो उसको रन नहीं करने दिया जाएगा। आई एम सॉरी, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रही हूँ इस चीज को, लेकिन दिस इज अ फैक्ट। ऐसी किसी पॉलिटिक्स के उसमें गलत में चला गया ये। नहीं, अभी आप इंडियन ओलंपिक प्रेसिडेंट पीटी उषा हैं, फीमेल हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, सांसद भी हैं, वो अचीवमेंट्स उनके पास हैं और वो चाहे तो ये सब चीजों को, हालांकि सरकार उस पर लगी हुई है, जब तक वो चीजें होंगी, क्या आप कोशिश करेंगे कि आप पीटी उषा से या हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं उनसे जाके मिलें और ये सारी चीजें वहां तक रख पाएं? क्योंकि ये जो रिपोर्ट है, जब जो सब हम डिस्कस कर रहे हैं वो सब इस रिपोर्ट में है। जी जी, शायद थोड़ा उससे ज्यादा ही होगा, बिल्कुल। ठीक है ना? तो ये चीजें अगर हम ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, आप नॉलेज रखते हैं, तो आप क्यों नहीं आईओए प्रेसिडेंट और स्पोर्ट्स मिनिस्टर तक जाके ये सब चीजें और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं? मुझे लगता है कि शायद पता नहीं, ये सब लोग आपको जानते हैं, 9 लोग कमेटियां जिसने भी बनाई है वो जानते हैं, नहीं जानते। अदरवाइज मेरे को लगता है कि शायद आपको भी उस कमेटी का पार्ट होना चाहिए था। चलिए, वो हो गया, बन गई, बहुत अच्छी रिपोर्ट आई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या अभी भी आप कोशिश करेंगे कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर या आईओए प्रेसिडेंट से मिलें? मैं कोशिश तो जरूर करूंगी, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से उनको ईमेल के माध्यम से संपर्क किया है, पर मुझे रिस्पांस नहीं मिला है। पर आज आपसे बातचीत हो रही है तो मैं एक बार फिर उस रीसेंड कर दूंगी उन मेल्स को। मेल से काम नहीं चलेगा, मुझे लगता है कि आपको पर्सनली जाके अप्रोच करना पड़ेगा, तभी शायद वो चीजें, अपॉइंटमेंट मिलना चाहिए ना क्योंकि उसके लिए। आप समझिए कि आपने जब ये पहले प्रपोजल दिया था तो वो रिजेक्ट हो गई, क्योंकि वो सोच, वो विजन है ही नहीं। जी बिल्कुल, तो वो रिजेक्ट हो गए। अब चीजों में शायद इस रिपोर्ट के बाद बदलाव आना चाहिए। तो इस बदलाव की वजह से हो सकता है कि जब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें तो वो उसको समझें और आपको मौका दें। मैं जरूर कोशिश करूंगी एक बार फिर से पर्सनली मिलने की, प्रेसिडेंट आईओए से भी और मिनिस्टर सर से भी, कि अगर मौका मिले तो जरूर मैं चाहूंगी कि उन चीजों को इम्प्लीमेंट करें। चलिए, लास्ट में ये जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? If you ask me, I would love to congratulate the entire team for preparing this document, because हमारे कंट्री की रिक्वायरमेंट के लिए जो बहुत माइन्यूट चीज़ों की ज़रूरत है, जिन चीज़ों पे हमें फोकस करना चाहिए, बहुत खूबसूरती से, बहुत अच्छे तरीके से हर बिंदु को, हर पॉइंट को इसमें कवर किया गया है। ये अगर हम ग्राउंड लेवल पर लेकर आ जाते हैं, हमारी जो टास्क फोर्स ने डॉक्यूमेंट तैयार किया है उसको अगर हम तरीके से एग्जीक्यूट करें, nobody can stop India to reach on the top. That's a fact. लास्ट में एक चीज पूछना चाहूंगा, अभिनव बिंद्रा भी आईओसी की उसी जगह पे बैठे हैं जिसका आप पार्ट है, वो कहां पे हैं और आप कहां पे हैं? मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, नो कंपैरिजन विद बिंद्रा सर, नो कंपैरिजन विद हिम, कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्योंकि आपको ये सब चीजों की नॉलेज है, ऑब्वियस है अभिनव बिंद्रा को भी इसकी नॉलेज होगी, और उन्होंने और उनकी पूरी टीम ने, सबने अपने अपने लेवल पे काम किया है। तो मैं सिर्फ दर्शकों की जानकारी के लिए जानना चाहता हूं कि आप दोनों वहां पे कहां बैठे हैं? नहीं, अभिनव बिंद्रा सर इज अ मेंबर टू दैट, आई एम नॉट अ मेंबर ऑफ आईओसी। किस चीज के मेंबर? ही इज इन मेंबर ऑफ एजुकेशन कमीशन एंड एथलेटिक कमीशन, दोनों में है वो। जो आईओसी का जो है, इंटरनेशनल ओलंपिक अकेडमी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, जी ठीक है। अभिनव बिंद्रा सर इज IOC member
एंड एथलेटिक कमीशन, अभी एथलेटिक कमीशन में हमारे इंडिया से और हाँ भी ठीक है, बिल्कुल दैट इज बिल्कुल, वो एथलेटिक कमीशन। इफ यू टॉक अबाउट इंटरनेशनल ओलंपिक अकेडमी, तो वहां आई एम लेक्चरर, विजिटिंग लेक्चरर देयर। ठीक है। एंड अभी आई केम अक्रॉस अभिनव बिंद्रा सर को भी एक बार एज अ रिसोर्स पर्सन इनवाइट किया गया था वहां पे। ओके। या और आप जो हैं वो इंडिया में उसके डायरेक्टर हैं एएसएमसी के, एएसएमसी के लिए, इंटरनेशनल ओलंपिक अकेडमी की तरफ से, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की तरफ से, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की तरफ से आप एएसएमसी की डायरेक्टर हैं, और आपको कोई जानता नहीं है और ना ही आपको किसी ने संपर्क किया कि क्या हम ये सब चीजें या इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की या इंटरनेशनल ओलंपिक अकेडमी के जो कोर्सेज, वर्कशॉप्स, ये भी हम यहाँ पे करवा सकते हैं। बिल्कुल। इनफैक्ट एक जो डिफरेंट कंट्रीज में होते हैं आईओए के माध्यम से और आईओसी के माध्यम से, दैट इज ओलंपिक स्टडी सेंटर, जिसको हमने प्रयास किया था करने का। लेकिन अभी आई एम हैप्पी टू नो कि गुजरात में एक ओलंपिक रिसर्च एंड ओलंपिक एजुकेशन सेंटर स्टार्ट किया गया है। ओके, मतलब ये हर एक कंट्री में होता है? हर एक कंट्री में होता है। सबसे निकम्मे कई कंट्री में दो होते हैं। मतलब सबसे निकम्मे हम कुछ करना नहीं चाहते हैं। 150 करोड़ की पॉपुलेशन लेके बैठे हैं, और ऐसा नहीं है कि हमारी जो 150 करोड़ की पॉपुलेशन है उसमें किसी तरह की कमी नहीं है, पोटेंशियल बहुत है जी। लेकिन हम ही कुछ करने के लिए तैयार नहीं है कि हम उसको उस लेवल पे तैयार कर सकें। और जो यहाँ फिर हमें डर है कि हम जो तैयार करते हैं वो इंटरनेशनल लेवल इंडिया से बाहर गूगल में और पिचाई और सीईओ बड़े बड़े कंट्रीज में, बड़े बड़ी कंपनीज में बन जाते हैं, यहाँ से ट्रेंड होके सारा हमारा जितना पढ़ा लिखा चला जाता है। और हमें डर है कि हम यहाँ भी स्पोर्ट्स में भी कुछ ऐसा होगा। जी जी। चलिए ऐसा भी हो जाए, मैं कहता हूँ इंटरनेशनल में कम से कम ये तो होगा कि हाँ भाई इंडियन जो है वो स्पोर्ट्स में भी इंटरनेशनल लेवल पे इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे सारी बातचीत करके। मेरे को लगता है आज वीडियो बहुत लंबा हो गया है, पता नहीं, मैं तो एडिट नहीं करना चाहूंगा, बाकी मेरी टीम क्या कहती है वो देखना पड़ेगा। आपने ये सारी जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। और मैं उम्मीद करूंगा कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से, इंडियन ओलंपिक या स्पोर्ट्स अथॉरिटी से कोई ना कोई आपको संपर्क करेगा। और जो हम आज ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं वो ऑलरेडी हमारे पास अगर फैकल्टी अवेलेबल है, ट्रेंड अवेलेबल हैं, तो क्यों नहीं हम उसका फायदा उठाएं। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम उम्मीद करते हैं कि आप भारत के जो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री या स्पोर्ट्स वर्ल्ड है हिंदुस्तान के अंदर, उसको और बेहतर कंट्रीब्यूट करने में जो है वो हमारी मदद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने। थैंक यू सो मच।